हेलो दोस्तों, लेट्स क्रैक इट में आपका स्वागत है। और डाउन टू अर्थ की यूपीएससी स्पेशल सीरीज़ में जुलाई 2022 में डाउन टू अर्थ की वेबसाइट के ऊपर जितनी भी न्यूज़ जो हैं वो पब्लिश की गई, जो कि हमारे काम की थी, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के हिसाब से, उनको यहाँ पर कंपाइल करके आप लोगों के सामने लाया गया है। न्यूज़ आपको पता है कि हिंदी में प्रकाशित नहीं होती हैं, तो उसकी व्याख्या हिंदी में यहाँ पर कर दी जाती है। इसकी पीडीएफ भी आपको दोनों तरीके की उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप एक्सेस कर सकते हो। तो जुलाई 2022 की है, हर वैरायटी ऑफ टॉपिक्स इसके अंदर कवर किए जाते हैं। पिछले लगभग 7-8 महीनों से इस चीज़ को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अक्टूबर 2021 से शुरू की थी, काफ़ी जो सही है। ओके, और इसके अलावा अगर हम चलें आगे तो देखते हैं कि कौन कौन सी जो इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो हमारे काम की यहाँ पर हो जाती हैं। तो आपको पता होना चाहिए ये स्पेशल करंट इश्यूज़ हैं और बहुत सारे पीडीएफ कंपाइलेशन के द्वारा कवर भी नहीं किए जाते हैं। और ये पूरे के पूरे मंथली करंट अफेयर नहीं होते हैं, मतलब इनको पढ़ने के बाद भी आपको जो है वो इधर उधर के करंट अफेयर जो मैगजीन वगैरह प्रकाशित करती हैं वो पढ़ने पड़ेंगे, ओके। लेकिन ये वैसे करंट अफेयर हैं जो कि डाउन टू अर्थ की साइट से कवर हैं, और साथ ही साथ ये यूपीएससी के लिए एक रिकमेंडेड साइट जो है वो यहाँ पर निकल करके आती है। तो इस हिसाब से यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो प्रीवियस ईयर्स में देखे गए हैं, ओके। लाइक ग्रीन वॉशिंग वगैरह है, ठीक है, मैंने कई बार बताया भी है, ओके। और कई सारे जो ऐसे डायरेक्ट पॉइंट ना निकल करके इनडायरेक्ट पॉइंट जो हैं वो यहाँ से सोल्व हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे काम की हो जाती हैं। जैसे पहले आर्टिकल की तरफ अगर हम यहाँ पर चलें तो फर्टिलाइज़र के ऊपर 3-4 महीनों से बात यहाँ पर चल रही है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फर्टिलाइज़र की शॉर्टेज यहाँ पर हो गई है। शॉर्टेज का मतलब ये होता है कि प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ गए हैं। तो लिखा हुआ यही है कि हाई फर्टिलाइजर प्राइस, उसकी वजह से फार्मर जो है वो शोक में है। इवन एज मिनिस्ट्री ने कहा है कि शॉर्टेज नहीं है बिल्कुल भी, तो मिनिस्ट्री कह रही है कि शॉर्टेज नहीं है, लेकिन प्राइस जो है वो बढ़ गए हैं। इसका मतलब ये है कि शॉर्टेज तो कहीं ना कहीं नजर आती है। ग्लोबल प्राइस हाइक देखने के लिए मिला है। अब ये प्राइस जो है वो रटने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इंटरनेशनल प्राइस ऑफ डाई अमोनियम फॉस्फेट वो लगभग 65% से यहाँ पर जो है वो बढ़ गया है। कितने से कितना हो गया नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन बढ़ा है। यूरिया के प्राइस अगर आप देखें तो लगभग 94% से यहाँ पर जो है वो बढ़ गए हैं। यूरिया प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन नेचुरल गैस, प्राइस ऑफ विच आर क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरनेशनल ऑयल प्राइस। तो नेचुरल गैस जो है वो एक तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी हासिल करने के लिए हम एनर्जी प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उसी पर जो है वो उससे आपका यूरिया प्रोडक्शन भी होता है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो इंटरलिंक हैं, ओके। ऑयल प्राइस से भी यहाँ पर लिंक हो जाती है। सल्फर के प्राइस अगर हम देखें तो लगभग 138% जो है वो यहाँ पर बढ़ गए हैं, ओके। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है कि जो इंपॉर्टेंट फर्टिलाइजर्स हैं उनके प्राइसेस लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके पीछे का रीज़न बताया जा रहा है डूबियस पॉलिसीज़ को। पॉलिसीज़ जो हैं वो इसके पीछे का रीज़न हो जाती हैं। हम जो हैं वो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर हैं फर्टिलाइज़र के, इंडिया, ठीक है। इंडिया इंपोर्ट्स रॉ मटेरियल्स फॉर डोमेस्टिक प्रोडक्शन। हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन के लिए रॉ मटेरियल मंगाते हैं, जैसे कि नेचुरल गैस रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होती है फर्टिलाइज़र बनाने के लिए, ओके। या फॉस्फोरिक एसिड है जिससे डाई अमोनियम फॉस्फेट बनेगा। नेचुरल गैस से आपका यूरिया बनेगा। तो ये जो बैक में पॉइंट आ रहे हैं ना, इनको आप जरूर से याद रखें कि नेचुरल गैस जो है वो एज अ रॉ मटेरियल यूज होता है यूरिया प्रोडक्शन में, और डाई अमोनियम फॉस्फेट में फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एज अ रॉ मटेरियल इस्तेमाल यहाँ पर होता है। फर्टिलाइजर के जो स्टॉक हैं वो भी पिछले 2 साल में लगातार डिक्लाइन यहाँ पर हो रहे हैं। दिया गया है यहाँ पर कितने से कितने हो गए, नॉट इंपॉर्टेंट। देयर इज अ पॉलिसी अनसर्टेनिटी। यहाँ जो बेसिकली जो मैन्युफैक्चरर्स हैं फर्टिलाइजर के, उनके बीच में पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। मतलब उनको पता नहीं कि गवर्नमेंट किस करबट को यहाँ पर बैठेगी। फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज जो हैं वो इस प्रॉब्लम को यहाँ पर फेस कर रही हैं। तो प्रॉब्लम फर्टिलाइजर जो इंडस्ट्रीज हैं उनके साथ में यही है कि उनको पता नहीं कि गवर्नमेंट कब क्या कर दे जिससे कि हमें फ़ायदा या नुकसान उसी अकॉर्डिंग से हो, ओके। देयर इज़ अ लैक ऑफ लॉन्ग टर्म क्लैरिटी। जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनके बीच में इस बात को लेकर के क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है कि जो नॉन यूरिया फर्टिलाइजर सब्सिडीज यहाँ पर दी जा रही हैं उनका क्वांटम कैसा रहेगा। आने वाले समय में उन सब्सिडीज के रेट बढ़ेंगे घटेंगे, इस बात का उन्हें अंदाज़ा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से प्राइसेस में उतार चढ़ाव दिखता रहता है। फर्टिलाइजर कंपनीज आर अनेबल टू मेक द लॉन्ग टर्म प्लान। वो छोटे छोटे प्लान बनाती हैं, वो 3 महीने के 5 महीने के प्लान बनाती हैं कि इसके बाद सरकार कुछ चेंज करे तो हमारा नुकसान ना हो जाए, ओके। तो ये जो लॉन्ग टर्म प्लान है वो नहीं बना पा रही हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्शन, इंपोर्टेड स्टॉक, तीनों चीज़ें यहाँ पर हर्ट हो रही हैं। द गवर्नमेंट हैज़ बीन टेकिंग एड हॉक शॉर्ट टर्म डिसीजन ऑन फर्टिलाइजर सब्सिडी। सीजन वाइज लिए जाते हैं ना सब्सिडी पर डिसीजन, ओके। तो उसी तरीके से इंडस्ट्रीज भी अपना लॉन्ग टर्म प्लान नहीं बना पा रही हैं, क्योंकि सरकार जो है वो शॉर्ट टर्म प्लान के ऊपर यहाँ पर चल रही है। एंड इवन दीज डिसीजंस आर नॉट टेकन एडिक्वेटली इन एडवांस। और एडवांस में भी डिसीजन नहीं लिए जाते ताकि इंडस्ट्री जो है वो फोरकास्ट कर सकें कि हमें किस तरीके से वर्क करना है। इन एफर्ट टू कंट्रोल
प्राइस राइज, द गवर्नमेंट इंक्रीज द न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट। अभी मैंने पढ़ाया था आपको कि खरीफ की जो फसलें हैं उनके लिए जो प्राइसेस हैं वो यहाँ पर बढ़ा दिए गए हैं, सब्सिडी रेट्स को यहाँ पर बढ़ाया गया है। ओके, तो वो सब चीज़ें भी हम लोग साथ में डिस्कस करते रहते हैं। द सेंटर्स फर्टिलाइजर सब्सिडी एक्सपेंडिचर, वो भी यहाँ पर इस रेंज में रहेगा, मतलब इतनी ज़्यादा सब्सिडी जो है वो टोटल खर्च होगी 2 से लेकर के 2.5 लाख करोड़ के बीच में करंट फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन जो बजट है वो आपका फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए कुल 1 लाख करोड़ का है। इसका मतलब ये है कि सब्सिडी जो है वो ज़्यादा देनी पड़ेगी, लगभग दोगुना जो अमाउंट है वो आपको सब्सिडी के लिए देना चाहिए था। तो एक्सपेंडिचर जो है वो उतना नहीं हो पाएगा जितना बजट के अंदर कहा गया था, उससे ज़्यादा दोगुना एक्सपेंडिचर यहाँ पर लगेगा। ओके, तो हाईएस्ट एवर फर्टिलाइजर सब्सिडी के ऊपर एक्सपेंडिचर इस साल देखने के लिए यहाँ पर मिलेगा। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजर के प्राइस बढ़ गए हैं, किसान अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सरकार को अफोर्ड करके देना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो इतना पॉइंट यहाँ से आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अगली न्यूज़ की तरफ चलते हैं और यहाँ पर यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के बारे में पिछली वीडियो में थोड़ा सा आपको बताया था, लेकिन इसके बाद खबर आई कि लिस्बन डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन हो गई है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट पीटी का क्वेश्चन है कि लिस्बन डिक्लेरेशन अभी अभी साइन हुई, ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सारे के सारे जो 198 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, उन्होंने मिलकर के 1 जुलाई 2022 को लिस्बन डिक्लेरेशन यहाँ पर साइन कर ली। आपको सिर्फ एक पॉइंट याद रखना है कि ये जो लिस्बन डिक्लेरेशन है ये ओशन कंजर्वेशन के ऊपर है, ना कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन के ऊपर, ना ही कोरल रेस्टोरेशन इसके अंदर में आ जाएगा, लेकिन ओशियन कंजर्वेशन जो है वो आपको ओवरऑल आइडिया यहाँ पर याद रखना है। उन्होंने कहा है कि डेवलपिंग कंट्रीज की मदद करनी पड़ेगी, स्पेशली जो छोटे आइलैंड कंट्रीज हैं उनकी मदद यहाँ पर करनी पड़ेगी और उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी। तो इस लिस्बन डिक्लेरेशन के अंदर जो ओशियन कंजर्वेशन की बात हुई है, इसके अंदर हम करेंगे क्या? न्यूट्रिएंट पॉल्यूशन को खत्म करेंगे, अनट्रीट वेस्ट वाटर उस पर जो कानून वगैरह यहाँ पर बनाए जाएंगे, सॉलिड वेस्ट डिस्चार्ज होता है उसको यहाँ पर रोकेंगे, ओके, प्रिवेंट करेंगे, रिड्यूस करेंगे, कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे हजार्डस सब्सटेंसेस को। इसी तरीके से जो शिपिंग इंडस्ट्री है उससे भी काफ़ी तरीके के केमिकल्स रिलीज होते हैं, उनको भी रोकेंगे। और एंथ्रोपोजेनिक जो अंडर वाटर नॉइस होती है, नॉइस पॉल्यूशन, जिसकी वजह से जो कह सकते हैं कि जो आपकी मेराइन कम्युनिटी है उसमें ब्रीडिंग की प्रॉब्लम्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा आती हैं, तो इस वजह से आएगा। ओके, तो फाइनेंसिंग भी उपलब्ध करानी है, ये सब जो है आपको लिस्बन डिक्लेरेशन के अंदर में यहाँ पर मिल जाएगा, ताकि सस्टेनेबल ओशन बेस्ड इकोनॉमीज को यहाँ पर बढ़ाया जा सके और कोस्टल कम्युनिटीज़ को जो है वो प्रिजर्व किया जा सके। आपको जस्ट इतना याद रखना है कि दिस इज द लिस्बन डिक्लेरेशन, जिसका मकसद ये है कि ओशन कंजर्वेशन को यहाँ पर करेंगे। मेंस में क्वेश्चन पूछा गया यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस के ऊपर, तब भी आप इतना लिख पाएंगे कि पिछले महीने की जो वीडियो है उसमें 3 स्लाइड्स यहाँ पर पढ़ाई थी और 1 स्लाइड ये हो गई, मजे से लिखो, ठीक है। तो ये आपके ओशन कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रही है और ये सब जो है वो बैठ करके क्या साइन कर रहे हैं? ये सब साइन कर रहे हैं लिस्बन डिक्लेरेशन ऑन ओशियन कंजर्वेशन। उसके बाद बात करते हैं आगे, लिखा हुआ है डायरेक्ट सीडेड राइस, व्हाई दिस वाटर सेविंग मेथड। देखो ये वाटर सेविंग का मेथड है, लेकिन पंजाब में ये इस बार फेल हो गया। पंजाब काफ़ी सालों से इस प्रैक्टिस को जो है वो अपना रहा है, लेकिन बार बार जो है वो फेल होता चला जा रहा है। क्यों? कुछ कमी यहाँ पर है, एक तो हीट वेव्स लगातार जो है वो जनरेट हो रही हैं और बारिश भी जो है उसके इरेटिक पैटर्न्स देखने के लिए मिल रहे हैं। मॉनसून भी कुछ ज़्यादा खास असर यहाँ पर दिखा नहीं रहा है, रेनफॉल भी काफ़ी कम यहाँ पर हो रही है। पंजाब जो है वो सिर्फ 77,000 हेक्टेयर की जो ज़मीन है उसको डायरेक्ट सीडेड राइस के अंडर में लेकर के आया है, ओके, जबकि टारगेट ये था कि 1.2 मिलियन हेक्टेयर की ज़मीन को डायरेक्ट सीडेड राइस के अंदर में लेकर के आया जाना चाहिए, लेकिन टारगेट पूरा नहीं हुआ। आधी ही फसल जो है वो डायरेक्ट सीडेड राइस के द्वारा उगाई जा रही है। ये टेक्निक है, इसके बारे में यूपीएससी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन डायरेक्ट सीडेड राइस के बारे में सही है। ओके, तो हाई टेम्परेचर इसके पीछे का कारण बताया जा रहा है कि आखिर क्यों इतनी फसल जो है वो उसके अंडर में नहीं आ पाई, और रेनफॉल की कमी इसके पीछे का कारण यहाँ पर बताया जा रहा है। इसके अलावा कुछ और कारण भी हैं, जैसे कनाल्स जो हैं वो क्लोज थी और साथ ही साथ इलेक्ट्रिक सप्लाई भी कुछ ढंग से पंजाब की सरकार ने उपलब्ध यहाँ पर नहीं कराई, साथ ही साथ इरिगेशन की फैसिलिटीज़ कहीं कहीं पर उपलब्ध नहीं हुई, और वीड और रेट्स जो हैं वो भी काफ़ी परेशान यहाँ पर कर रहे थे, चूहे ठीक है, वो यहाँ पर परेशान कर रहे थे। अगर हम बात करें इस मेथड की, तो डायरेक्ट सीडेड राइस मेथड जो है इसको ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक भी कहते हैं, और ये एक वाटर सेविंग मेथड है। वाटर आपको पता है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली में ग्राउंड वाटर पूरी तरीके से सूख चुका है, तो वहाँ पर ऐसी फसलें उगानी पड़ेंगी जिससे वाटर सेव किया जा सके, और ऐसी ही एक टेक्निक यहाँ पर है, दिस इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग सीड टेक्निक और डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें जो है हम पैडी को सो करते हैं, ओके। तो चावल को बोने का ये मेथड यहाँ पर है।
सीड्स जो हैं वो डायरेक्टली फील्ड के अंदर ड्रिल किए जाते हैं। बेसिकली राइस फील्डिंग में होता क्या है कि पहले आप नर्सरी के अंदर राइस की सीडलिंग यहाँ पर करते हैं और फिर उनको वहाँ से उखाड़ करके अपने फील्ड में जो है वो ट्रांसप्लांट करते हैं। तो ये कन्वेंशनल मेथड है, लेकिन अब इसका यूज़ नहीं किया जाता। कन्वेंशनल मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा पानी को यहाँ पर खपत करता है। ट्रेडिशनल वाटर इंटेंसिव मेथड है, उसका यूज़ हम अब नहीं करते और उसकी जगह पर हम धीरे धीरे जो है वो लेकर के आ रहे हैं डायरेक्ट सीडेड राइस। इसमें पानी की खपत यहाँ पर कम होती है। ओके, तो जो पुराना मेथड है उसमें भी पता होना चाहिए क्या होता था कि पहले हम एक नर्सरी के अंदर चावल को बोते थे, फिर वहाँ से जब पौधे उग गए तो उसको ट्रांसप्लांट करते थे अपने ओरिजिनल फील्ड के अंदर। ओके, तो यहाँ पर यह भी बताया गया कि सम फार्मर्स सेड दे डिडंट वांट टू रिस्क चूजिंग DSR। कुछ फार्मर से बात की, उनसे पूछा गया कि भाई हमने इतना टारगेट रखा था, आपने फसल को DSR सिस्टम के अंदर में क्यों नहीं उगाया। तो उन फार्मर्स ने ये कहा कि हम DSR के अंदर में फसल को उगा करके रिस्क नहीं चाहते थे, क्योंकि व्हीट क्रॉप्स हैड ऑलरेडी सफर्ड बिकॉज ऑफ द हीट वेव्स। क्योंकि हमारी व्हीट की जो क्रॉप है वो पहले ही खत्म हो चुकी है। अब हम चावल को DSR के अंदर में उगा करके चावल की फसल को बर्बाद करके अपनी इनकम को कम नहीं करना चाहते थे। ओके, तो क्यों बर्बाद होगी फसल, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, स्कैंटी रेनफॉल या हीट वेव्स जो है उनकी वजह से। इसके अलावा एक बात जो है वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि मेथड तो है डायरेक्ट सीडेड राइस, लेकिन इसके अंदर में एक बड़ी प्रॉब्लम, देखो मेथड फायदेमंद है, वाटर कंजर्वेशन करेगा, लेकिन वीट मैनेजमेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करता है। अगर आपको DSR को सक्सेसफुल करना है तो वीट मैनेजमेंट आपको यहाँ पर करना पड़ेगा। ओके, तो दिस इज बिकॉज द टेक्निक डज नॉट रिक्वायर द फूड इरिगेशन फॉर 3 वीक्स आफ्टर सोइंग एंड द वीड्स टेंड टू ग्रो इजीली अनलाइक द कन्वेंशनल मेथड। अब आप यहाँ पर पूछ सकते हैं कि सर ये वीड मैनेजमेंट मतलब वीड इतनी ज़्यादा क्यों होगी। तो वीड इतनी ज़्यादा इसलिए होगी क्योंकि जैसे ही आपने डायरेक्ट सीडेड राइस से चावल को बोया तो 3 हफ्ते तक लगभग आपको पानी नहीं देना पड़ता। 3 महीने तक अगर पानी नहीं देना पड़ता तो वहाँ पर वीड जो है वो उग जाती है, और जब वीड उग जाती है तो फिर आपको उसको ख़त्म भी करना पड़ेगा, यानी कि उसको मैनेज करना पड़ेगा। और उसके लिए आप देखोगे कि वीड्स जो है वो एज ए इशू यहाँ पर उभर करके आया। तो ये सब पॉइंट आपको पता होने चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई और इस रिपोर्ट ने यहाँ पर ये कहा, देखो रिपोर्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए उठा के लाता हूँ, छोटी मोटी रिपोर्ट में खुद ही छोड़ देता हूँ। जैसे वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट जारी की है, दैट इज कॉल्ड ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021। पहला पीटी का क्वेश्चन तो यही है कि ग्लोबल फिनडेक्स डाटाबेस 2021 किसके द्वारा रिलीज़ किया गया, वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज़ किया गया। और इसने ये बताया कि इंडिया में अभी भी बैंकिंग की एक्सेस लोगों को बहुत ही कम नज़र आ रही है। इंडिया इज अमंग द 7 कंट्रीज होम टू हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स 1.4 बिलियन एडल्ट जिनको विदाउट एक्सेस है फॉर्मल बैंकिंग में। पूरी दुनिया में 1.4 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनको फॉर्मल बैंकिंग की एक्सेस नहीं है, और उनमें से आधे लोग जो हैं इन 7 कंट्रीज़ में हैं, और इंडिया उन 7 कंट्रीज़ में से एक में आता है। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको पॉइंट याद रखना था कि वर्ल्ड बैंक जो है उसके द्वारा ये डाटाबेस रिलीज़ किया गया। बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके दिमाग को जो है वो जागरूक यहाँ पर रखती हैं। लार्जेस्ट शेयर ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन जहाँ पर फॉर्मल बैंकिंग जो है वो नहीं है वो चाइना और इंडिया में नजर आता है, क्योंकि कंट्रीज बड़ी हैं, पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा लोगों को एक्सेस भी नहीं होगी। पाकिस्तान भी यहाँ पर जो है वो तीसरे चौथे नंबर पर आ जाते हैं, इंडोनेशिया भी आ जाता है जहाँ पर जो है वो बैंकिंग एक्सेस यहाँ पर नहीं है। रिपोर्ट ने यह भी फाउंड किया कि वुमेन्स आर मोर लाइकली टू बी अनबैंक्ड देन मैन। इन्होंने कहा कि आदमियों के पास ज़्यादा जो है वो एक्सेस है कंपेयर टू द वुमेन। वर्ल्ड वाइड 36% ऑफ द अनबैंक्ड एडल्ट्स सेड इन द सर्वे दैट फाइनेंशियल सर्विसेज आर टू एक्सपेंसिव। जब सर्वे किया गया तो पता चला कि जो लोग हैं लगभग 1.4 बिलियन एडल्ट जो हैं वो फॉर्मल बैंकिंग से क्यों नहीं जुड़े हुए। उन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, हम इतना खर्चा नहीं उठा सकते। कुछ ने कहा, लगभग 31% ने ये कहा कि हमारे घर से बहुत दूर हैं बैंकिंग सर्विसेज, इसीलिए हम जो है वो नहीं ले रहे हैं। 30% लोगों ने ये भी कहा कि उनके अकाउंट नहीं है क्योंकि उनके फैमिली मेम्बर का एक अकाउंट पहले से ही है। 10% लोगों ने ये भी कहा कि हमारे पास जो बेसिकली रिलीजन है वो हमें इस चीज़ के लिए बाध्य नहीं करता, रिलीजन हमें इस चीज़ में बैरियर जो है वो यहाँ पर है। मतलब होता है ना, जैसे इंटरेस्ट लेने के लिए मना किया गया है इस्लाम के अंदर। ओके, तो ऐसे ही और भी चीज़ें हैं जो बैरियर के रूप में यहाँ पर वर्क करती हैं। इराक हैं या मोरक्को हैं, उनमें जो है वो इस रिलीजन एज अ बैरियर के कारण लगभग 19% और 24% लोग जो हैं वो अनबैंक्ड यहाँ पर हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। देखो बहुत आसानी से कवर कर देता हूँ, 2-3 मिनट में ये पूरी स्टडी कवर हो गई। अगर आप खुद से पढ़ने बैठोगे 10 मिनट से पहले नहीं कवर कर पाओगे। उड़ीसा टॉप्स फर्स्ट एवर NFSA स्टेट रैंकिंग इंडेक्स। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि इंडिया ने पहली बार टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ऊपर जो इंडेक्स है वो यहाँ पर रिलीज़ किए। टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर इंडेक्स रिलीज़ करने का मतलब ये है कि ये पहली एवर स्टेट रैंकिंग इंडेक्स है।
और ये इस चीज़ को देखेगी कि किस स्टेट के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बेहतर है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम आपको पता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, इन सब में जो है वो चावल, गेहूं ये सब बांटने का प्रोविजन इसके अंदर में, ताकि फूड सिक्योरिटी बनी रहे पुअर पॉपुलेशन के अंदर में। ओके, तो वो सब किस स्टेट के अंदर बेहतर है, किसके अंदर खराब है, उस सब को मापने के लिए पहली जो रैंकिंग है वो यहाँ पर जनरेट की गई। 34 स्टेट और यूनिटीज़ ने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया। लद्दाख को जो है वो सबसे नीचे स्थान मिला और टॉप पोजीशन जो है वो उड़ीसा को यहाँ पर मिली। इतना तो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना था। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना था कि इस स्टेट रैंकिंग के अंदर 3 पैरामीटर जो हैं वो इंक्लूड यहाँ पर किए गए। पहला था कि एनएफएसए का कवरेज क्या है, राइटफुल टारगेटिंग हो रही है या नहीं हो रही, और इसके सभी प्रोविजंस को इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, जो कि 2013 का एक्ट आपके पास है। ओके, तो ये चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। पहला तो ये पिलर इसके अंदर में है। दूसरा पैरामीटर ये है कि डिलीवरी प्लेटफॉर्म while considering the allocation of food grain, their movement and last mile delivery of the fair price shop। तो fair price shop जहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो वर्क करता है, आपके आसपास भी जरूर से होंगी। ओके, तो इस तरीके से कौन सा मतलब प्लेटफॉर्म कितने बेहतर हैं, उसका बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक वर्जन चल रहा है या नहीं चल रहा, आधार से काम हो रहा है या नहीं हो रहा। ओके, वो सब चीज़ें यहाँ पर जाननी है। उसके अलावा ये भी जानना है कि डिपार्टमेंट के द्वारा न्यूट्रिशन इनिशिएटिव उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कैसे यहाँ पर चल रहे हैं, क्योंकि स्टेट वाइज डाटा कलेक्ट किया गया है। उड़ीसा टॉप पर रहा, उसके बाद उत्तर प्रदेश यहाँ पर आया, और तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश जो है इन्होंने टॉप 3 पोजीशन को यहाँ पर जो है वो हासिल कर लिया। साथ ही साथ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम यहाँ पर आए। गवर्नमेंट ने यह भी कहा कि जो इंडेक्स हमने यहाँ पर रिलीज़ की है, इसका एकमात्र मकसद यही है कि हम जो है वो कम्पिटिटिव और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को यहाँ पर बढ़ा सकें। आपको पता है कि कम्पिटिटिव फेडरलिज्म जो स्टेट के बीच में कॉम्पिटिशन को बढ़ाता है, कैसा कॉम्पिटिशन, दैट इज कॉल्ड हेल्दी कॉम्पिटिशन, जिसकी वजह से ज़्यादा से ज़्यादा फूड सिक्योरिटी और हंगर की प्रॉब्लम को स्टेट जो है वो सोल्व करने में आगे आएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर बेसिकली जो बेबी बॉयलर्स होते हैं उनकी इमिशन स्टैंडर्ड उनको यहाँ पर टाइट यहाँ पर किया गया है। बेबी बॉयलर्स बेसिकली अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स यहाँ पर लगे होते हैं। ओके, उन बॉयलर्स से लगातार इमिशन होते हैं। तो वो जो छोटे बॉयलर्स होते हैं, ओके, बड़े बॉयलर्स पर तो लगातार निगाह रखी जाती है, लेकिन छोटे जो बॉयलर्स हैं वो भी काफ़ी हद तक दिक्कत यहाँ पर करते हैं। तो उनसे इमिशन को कंट्रोल करने के लिए सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पार्टिकुलेटेड मैटर इमिशन स्टैंडर्ड को बेबी इंडस्ट्रियल बॉयलर्स के लिए थोड़ा सा टाइट कर दिया है। बेबी इंडस्ट्रियल बॉयलर की अगर हम टेक्निकल डेफिनेशन को देखें तो ये ऐसे बॉयलर होते हैं जो 1 घंटे में 2 टन से कम की कैपेसिटी यहाँ पर रखते हैं। ओके, कैपेसिटी लेस देन 2 टन पर आवर। इमिशन लिमिट वाज रिड्यूस टू 500 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर फ्रॉम 1200 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। पहले तो यही पता होना चाहिए कि बेबी बॉयलर नाम की कोई टर्म भी होती है। ओके, उसके बाद ये जो इमिशन के स्टैंडर्ड्स हैं ये भी आपके कम किए गए हैं। अब ये कोई WHO की गाइडलाइंस नहीं है एयर पोल्यूशन को लेकर के, जिसके ऊपर यूपीएससी ने प्रीलिम्स और मेंस दोनों में क्वेश्चन पूछ दिया। ये छोटी चीज़ है, ये बेबी बॉयलर्स के बारे में है, तो ऐसा कोई बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं निकलेगा, लेकिन ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती हैं तो आपको पता होना चाहिए। सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ स्मॉल बॉयलर जो हैं वो काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर में लगे हुए हैं, और ये बॉयलर्स जो हैं वो बेसिकली इंडस्ट्रियल जो प्रोसेस है उसका ही पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। ओके, तो इनसे इसको कंट्रोल करने की काफ़ी ज़रूरत थी, पॉल्यूशन वगैरह को। तो स्मॉल बॉयलर से एमिशन को यहाँ पर कंट्रोल किया जा सके ताकि क्लीनर फ्यूल की तरफ वो यहाँ पर चलें। ये टाइट किए गए हैं, आप देख सकते हो टाइट करने का ये स्टैंडर्ड है। ओल्ड जो स्टैंडर्ड थे वो ये थे कि अगर बॉयलर कैपेसिटी लेस देन 2 है, ओके, तो उसके अंदर इतना एमिशन कर सकते थे, लेकिन अब जो है वो आप सिर्फ और सिर्फ इतना कर सकते हो। ओके, तो इमिशन जो है वो 1200 से 500 कर दिए गए। ऐसे ही अगर बॉयलर की कैपेसिटी 15 या उससे अबव है तो आप इतना इमिशन कर सकते थे, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए। ओके, इसकी गाइडलाइंस को इतना ही घुमा करके कर दिया गया है। खैर, मैं कह रहा हूँ ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ये पता होना चाहिए कि ऐसी चीज़ें जो है वो न्यूज़ में आती हैं। और इमिशन स्टैंडर्ड सिर्फ बड़ी कंपनीज़ के लिए नहीं है, बड़ी इंडस्ट्रीज़ के लिए नहीं है, छोटी इंडस्ट्रीज़ भी इसमें उतना ही भाग निभाती हैं। ड्रॉट्स इन हॉर्न ऑफ अफ्रीका नज़र आ रहे हैं, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट खबर यहाँ पर हो जाती है। तो अफ्रीका के अंदर आपको पता है कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका नाम से एक जो जगह है बेसिकली है, ओके, इलाका डिस्ट्रीब्यूट किया है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर अलग अलग साइट अलग अलग चीज़ें दिखाती हैं, बट आपको याद रखना है कि 4 कंट्रीज इसके अंदर में आती हैं, डेट इज कॉल्ड सीड कंट्रीज। ओके, सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया और जिबूती। ओके, सीड कंट्रीज इसके अंदर में आती हैं। बाकी कुछ लोग केन्या वगैरह को भी इंक्लूड कर लेते हैं, वो सब आपको नहीं जानना। ओके, केन्या सटा हुआ है, 3-4 कंट्रीज और इंक्लूड कर लो, खैर वो सब इग्नोर करो अभी। अगर हम देखें तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर में ड्रोट्स भारी मात्रा में नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पर जो
डाटा रिलीज किया गया बाय यूएन ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, इनके द्वारा डाटा रिलीज किया गया और इन्होंने ये कहा कि लगभग 18.5 मिलियन पीपल जो हैं वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी हासिल यहाँ पर फूड इनसिक्योरिटी को फेस करेंगे, हासिल नहीं फेस करेंगे, ओके, क्योंकि ये खराब चीज़ है। तो ये जो है वो यहाँ पर नज़र आया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर ये चीज़ें देखने के लिए यहाँ पर मिलेंगी। द नंबर कैन इंक्रीज ड्यू टू द बिलो एवरेज रेनफॉल, पूरी दुनिया में रेनफॉल जो है वो कम हो रही है, ओके, तो उसकी वजह से ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आएंगी। द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम उसने यहाँ पर बान किया है कि द नंबर जो है वो 20 मिलियन तक भी जा सकता है। आप देखो ये तो यहाँ पर बढ़ने के चांसेस नज़र आ रहे हैं एट द बाय द एंड ऑफ द ईयर, ओके। तो 20 मिलियन लोग जो है वो एक्यूट फूड इनसिक्योरिटी को फेस यहाँ पर करने वाले हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है ये, ओके, और बचना बहुत मुश्किल है इससे। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर देखें नियरली 70% ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल अथॉरिटी ऑन डेवलपमेंट रीजन कंप्राइजेज एरिड एंड सेमी एरिड लैंड। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का जितना भी रीजन है उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन बेसिकली एरिड और सेमी एरिड रीजन में आ जाती हैं और लगातार ड्रॉट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। अक्रॉस द हॉर्न ऑफ अफ्रीका जितने भी पास्चर लैंड हैं या वाटर के पॉइंट्स हैं वो लगातार सूख रहे हैं। पास्चोरिस्ट हैं या फिर रूरल कम्युनिटीज़ हैं हुज सबसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द नेचर रिसोर्सेज, वो बेसिकली लाइव स्टॉक की डेथ वहाँ पर हो रही है और साथ ही साथ उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर ख़त्म हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जानवरों को चराने के लिए पास्चर्स यहाँ पर नहीं हैं और जो ज़मीन बेसिकली वाटर के रिसोर्सेज भी यहाँ पर नहीं हैं। अब आप सोचो कि जिन लोगों के पास ये सुविधाएँ होंगी तो वहाँ पर लोग अपने घर की जो गर्ल्स हैं उनकी शादी करना चाहेंगे, जिससे चाइल्ड मैरिजेस के केसेस जो हैं वो यहाँ पर बढ़ जाते हैं। मैंने आपको सब बताया है, सब चीज़ें यहाँ पर क्लियर चल रही हैं कि सोसाइटी का पूरा लिंक इससे यहाँ पर मिलता है। जितने भी सोसाइटी में चाइल्ड मैरिजेज हैं, डोरी के केसेस हैं या फिर और चीज़ें लाइक माइग्रेशन वगैरह है या फिर ट्रैफिकिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में पूरी रिपोर्ट पढ़ाई गई है डाउन टू अर्थ के अंदर ही। तो ये सब केसेस जो हैं वो ड्रोट से डायरेक्टली लिंक होते हैं, ठीक है। ड्रोट वगैरह आएगा तो सिंपल सी बात है कि लोगों के पास खाने के लिए नहीं होगा और वो कुछ भी करेंगे खाने के लिए, चाहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, कुछ भी हो, ओके। तो यहाँ पर चाइल्ड मैरिजेस के केसेस जो हैं वो यहाँ पर जो हैं वो रिपोर्टेडली राइजन हो गए हैं, क्योंकि मनी जो है वो फूड के लिए नहीं है और वो कहाँ से मिलेगा, वो कहीं ना कहीं से तो मिलेगा और वो जो दे सकते हैं वो यहाँ पर दे रहे हैं, ओके। तो बहुत ही ख़राब सिचुएशन जो है वो यहाँ पर हो गई है। खैर आगे चलते हैं। यहाँ पर आपको मिलेगा कि इंडियन साइंस जर्नल जो है उसने एक माइलस्टोन हासिल किया है और ये मैं थोड़ी सी खबर जो है वो ऐसे ही है। इसमें आपको एक टर्म याद रखनी थी, डेट इज कॉल्ड व्हाट इज दिस इम्पैक्ट फैक्टर, ओके। तो एक बेसिकली न्यूज़पेपर है डेट इज कॉल्ड आपका फिजियोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। ये पहला इंडियन साइंटिफिक जर्नल बना है जिसने इम्पैक्ट फैक्टर को यहाँ पर हासिल किया है। इम्पैक्ट फैक्टर बेसिकली एक इंडिकेटर है किसी भी जर्नल के लिए, ओके, किसी भी जर्नल हो सकता है, समाचार पत्र हो सकता है, ओके, उसके लिए एक इम्पोर्टेंस फैक्टर यहाँ पर हो जाता है जो ये दिखाता है कि उस जर्नल की क्या इंपॉर्टेंस यहाँ पर है टू द फील्ड बिलोंग्स टू इट। अब वो जर्नल किस फील्ड में है, उस फील्ड से रिलेटेड, साइंस एंड टेक में है, एनवायरनमेंट के इशूज छापता है, ओके, तो ये उस तरीके से पॉलिटिकल इशूज छापता है। तो वो जर्नल किस फील्ड में है, उस फील्ड में उसका क्या इंपॉर्टेंस है, उसका इंडिकेटर या इम्पैक्ट फैक्टर यहाँ पर होता है। इट इज़ अ मेजर ऑफ द फ्रीक्वेंसी विद विच आर्टिकल्स पब्लिश इन द जर्नल आर साइटेड ग्लोबली इन ए पीरियड ऑफ अ ईयर। तो उसके अंदर जितने भी आर्टिकल्स छपे हैं उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है यूज़ करने में, बार बार जैसे हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें रेफरेंस के तौर पर उस आर्टिकल का जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो यही है कि कितनी बार इसका रेफरेंस के रूप में इस्तेमाल हुआ है ग्लोबली, वो इम्पैक्ट फैक्टर को यहाँ पर दिखाता है। तो ये चीज़ें थोड़ी सी याद रखना और बाकी आपको इसमें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, कुछ भी, ना ही इस अखबार का नाम ना कुछ, बस ये याद रखना कि इम्पैक्ट फैक्टर क्या होता है। उसके बाद आगे चलते हैं और रिलीज की गई स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड रिपोर्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये रिपोर्ट जो है वो 2022 का एडिशन है और ये रिपोर्ट बेसिकली रिलीज की गई जॉइंटली बाई फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड दैट इज कॉल्ड यूनिसेफ, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड WHO कॉल्ड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आपसे देगा निम्नलिखित में से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन साथ में मिलकर के स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, ओके। इसके डाटा को आप कहीं पर भी यूज़ कीजिए, एकदम ऑथेंटिक डाटा यहाँ पर निकल करके आता है। तो 5-6 ऑर्गेनाइजेशन दे सकता है, इनमें से 2 हटा देगा तो 3 सही होंगी, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, ओके। तो इस रिपोर्ट के अंदर कुछ फाइंडिंग्स यहाँ पर निकल कर आई। इन्होंने कहा कि हम जो है वो 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हासिल करना चाहते हैं, जिसमें हम हंगर को ख़त्म करना चाहते हैं, फूड सिक्योरिटी हासिल करना चाहते हैं, माल न्यूट्रिशन को ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जो है वो हम इनमें से कुछ नहीं कर पाएंगे
द वर्ल्ड इज मूविंग फर्दर अवे फ्रॉम, तो हम इन गोल्स को पूरा करने से दूर की तरफ यहाँ पर चलते चले जा रहे हैं और गोल हासिल करने का कोई भी जो बेसिकली एक साइन है वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। द नंबर ऑफ पीपल ग्लोबली अफेक्टेड बाय हंगर वो बढ़ गया है, ओके, लगभग 46 मिलियन से यहाँ पर बढ़ गया है और ये सिचुएशन यहाँ पर जो है वो काफ़ी ख़राब हो गई है। इसके अलावा इन्होंने इसके पीछे दो कारण बताए, एक कारण जो है वो कोविड-19 पैंडमिक बताया और दूसरा कारण जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर को यहाँ पर बताया, जिसकी वजह से फूड इन्फ्लेशन बढ़ा। और चूंकि फूड इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो सिंपल सी बात यह है कि फूड सिक्योरिटी तो किसी हद तक हासिल हो ही नहीं सकती, ओके, फूड इन्फ्लेशन बढ़ते ही। और दूसरी तरफ जो जब लोगों को खाना उपलब्ध नहीं होगा तो हेल्थ है, एजुकेशन है, वो बाद की प्रायोरिटीज़ रह जाती हैं। पहले पेट भरेगा और रहने के लिए छत होगी तभी बाकी के काम होंगे, ओके, अदरवाइज बाकी के गोल्स को भूल जाओ। तो पहले जो 4 गोल्स हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बाकी के गोल्स जो हैं वो सेकेंडरी गोल्स के रूप में माने जाते हैं। तो जो आपकी जेंडर गैप है फूड इनसिक्योरिटी के अंदर वो भी यहाँ पर बढ़ रहा है। जो वुमेन्स हैं लगभग 31% तक फूड इनसिक्योर हैं कंपेयर टू द मैन जो कि 27% इनसिक्योर हैं। मतलब पूरी दुनिया में जितने आदमी हैं उनमें से 27% को खाना नहीं मिल रहा है, जबकि जितनी वुमेन हैं उनमें से 31% को खाना नहीं मिल रहा है। तो फूड इनसिक्योरिटी के अंदर में भी जेंडर गैप निकल करके आ रहा है। रिपोर्ट ने यह भी कहा कि फूड इन्फ्लेशन बढ़ रहा है और इसके पीछे के कारण कोविड-19 पैंडमिक और रशिया यूक्रेन वॉर है। और इन्होंने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को ट्रेड बैरियर्स को रिड्यूस करना पड़ेगा। जो ट्रेड बैरियर्स आप जो इंटरनेशनल मूवमेंट के ऊपर यहाँ पर लगाते हो ना, न्यूट्रिशियस फूड वगैरह, वेजिटेबल्स या पल्सेस वगैरह के ऊपर, जैसे यूरोपियन यूनियन है या यूएसए है, इंडिया के फूड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ट्रेड बैरियर्स लगाते हैं, तो उसको जो है वो यहाँ पर ख़त्म करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड आपकी कंट्री में जो है वो आ सके और लोगों को वो मिल सके। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि 2030 तक अंडर नरिश्ड पीपल्स की संख्या लगभग 669 मिलियन के करीब यहाँ पर होगी और इसमें से 46% तो सिर्फ अफ्रीका में ही यहाँ पर होंगे। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इस रिपोर्ट से निकल करके आया वो ये है कि अफ्रीका पर अगर फोकस कर लिया तो आधे से ज़्यादा सिक्योरिटी वो माल न्यूट्रिशन वगैरह है या फूड इनसिक्योरिटी ख़त्म हो सकती है। अफ्रीका इज़ द ओनली कंट्री वेयर द नंबर ऑफ हंग्री पीपल विल इंक्रीज, ये बात रिपोर्ट ने यहाँ पर बताई। लगभग जो आपको मिलेगा कि 46% जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ अफ्रीका के अंदर हैं, टोटल 669 मिलियन अंडरनिरिच्ड पीपल में से। 3 फैक्टर हैं जो अफ्रीका को पूरी तरीके से तोड़े हुए हैं। एक है जो रीजनल कन्फ्लिक्ट, लगातार 2 कंट्रीज़ के बीच में वाटर वॉर है या अदर वॉर्स हैं वो चलती रहती हैं। क्लाइमेट चेंज वो तो अपना इम्पैक्ट डाल ही रहा है, और इकोनॉमिक स्लो डाउन, और कह सकते हो कि फूड इन्फ्लेशन, ओके। तो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फूड इन्फ्लेशन डायरेक्टली पूरे कॉन्टिनेंट को यहाँ पर अफेक्ट यहाँ पर कर रहा है, ओके। स्पेशली कोविड-19 वगैरह के बाद ये तीनों चीज़ें फूड से इनसिक्योरिटी और नंबर ऑफ हंग्री पीपल्स को बढ़ा चुकी हैं। नंबर ऑफ पीपल जो फेस करेंगे हंगर को अफ्रीका में लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। 2015 में 187 मिलियन थे, 2021 में बढ़कर के 278 हो गए कोविड-19 की वजह से, और साथ में 2030 तक प्रोजेक्शन भी लगा लिया 310, यानी कि सही होने की कोई उम्मीद भी नहीं नज़र आ रही है, ओके। एशिया में भी द केसेस जो हैं वो आपके 2021 में तो बढ़ गए कोविड-19 की वजह से, लेकिन धीरे धीरे जो हैं वो कम किए जा रहे हैं। तो ये थोड़े थोड़े से पॉइंट याद रखो, सब कुछ रटने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ओके। तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर ध्यान में रखनी है। इसके बाद बात करें आगे, तो यहाँ पर मनरेगा के अंदर आपको पता है कि 100 डेज़ का गारंटीड वर्क जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, ओके। 2006 में स्कीम को यहाँ पर लागू किया गया था। इसके अंदर 30 मिलियन जॉब्स रिकॉर्ड डिमांड यहाँ पर आई है, ओके। तो डिमांड फॉर वर्क मनरेगा के अंदर में लगातार जो है वो बढ़ रही है, अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर पहुँच गई है। सम 31 मिलियन पीपल जो हैं वो उन्होंने जून में वर्क की डिमांड यहाँ पर की, कंपेयर टू द 30 मिलियन पीपल इन मई, ओके। तो मई में 30 मिलियन लोगों ने कहा कि हमें मनरेगा के अंदर में काम चाहिए। जून में 31 मिलियन लोगों ने कहा कि हमें मनरेगा के अंदर में काम चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि 1 मिलियन लोग सिर्फ 1 महीने के अंदर मनरेगा के अंदर डिमांड यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, ओके। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि लोगों के पास मनरेगा जो कि सरकार उपलब्ध करा रही है, ओके, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, उसके अलावा किसी तरीके का काम नहीं है, ओके, उसके अलावा किसी तरीके का काम नहीं है। दिस सिचुएशन इज कॉल्ड, एक ट्राइंगल बनता है और ट्राइंगल के अंदर ये सिचुएशन को हम दिखाते हैं रूरल डिस्ट्रेस, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में, ओके। ये तीनों सिचुएशन मिलकर के ऐसी कंडीशंस को क्रिएट करती हैं जिसमें आपकी ये डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ गई है। तो कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। दिखाता है कि इंडिया के अंदर रूरल डिस्ट्रेस बढ़ता चला जा रहा है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस भी वर्ष होती चली जा रही हैं। तो ये जो पॉइंट है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है।
तो डिमांड में ये इंक्रीज हुआ है मनरेगा के अंदर वर्क में, ये दिखाता है कि आपको एक दिन पर पर्सन के सिर्फ 210 रुपये मिलते हैं, उसके बावजूद लोग जो हैं वो इस लो वेज के लिए काम करने के लिए यहाँ पर तैयार हैं। लोग जो हैं वो स्टिल अप्लाई कर रहे हैं और वांट द मीगरली पेइंग जॉब्स, ओके, फिर भी इस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, जबकि एक दिन में सिर्फ 210 रुपये उसको यहाँ पर मिलेंगे। ये दिखाता है कि सरकार अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट नहीं कर पा रही है अर्बन एरियाज़ के लिए, स्पेशली रूरल एरियाज़ के लिए भी, ओके, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द अर्बन एरिया। क्योंकि अर्बन एरिया में अगर अपॉर्चुनिटी होती तो वो वहाँ से माइग्रेट करके अर्बन एरिया में चला जाता, लेकिन अर्बन एरिया में भी उसे वर्क नहीं मिल रहा है तो वो वापस आके रूरल एरिया के अंदर मनरेगा में डिमांड कर रहा है। इसका मतलब ये है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन अर्बन एरिया भी नज़र आ रही है। द बजटरी एलोकेशन इस समय के लिए अगर आप देखें मनरेगा के अंदर तो टोटल 73,000 करोड़ रुपए जो हैं वो यहाँ पर दिए गए थे लास्ट फिस्कल ईयर के बराबर ही। लेकिन आप देखो जैसे डिमांड यहाँ पर बढ़ी है, 1 मिलियन लोग जो है वो यहाँ पर बढ़ गए, लगभग 10 लाख लोग ज़्यादा हो गए, और एक बंदे को जो है वो 210 रुपये देने हैं, तो 210 गुणा 10 लाख, तो जितना अमाउंट यहाँ पर आएगा उतना अमाउंट तो ज़्यादा बढ़ गया ना सरकार के ऊपर बर्डन बेसिकली। तो अमाउंट जो बजटरी अमाउंट है वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कम पड़ने लगा है। अब इससे ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी और वो यहाँ पर सरकार ने बजट के अंदर दिया नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आगे, और साउथ अफ्रीका के अंदर एक स्पेशल फिश होती है दैट इज कॉल्ड सैंड फिश। ये धीरे धीरे एक्सटिंक्शन की कगार पर आ गई है और फार्मर्स इसको बचाने में मदद जो है वो धीरे धीरे कर रहे हैं। खैर सैंड फिश के बारे में हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये मैप जो है वो आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका के स्पेशल रीजन का दिखाया गया है। यहाँ पर 2 रिवर सिस्टम दिखाए गए हैं, एक है आपका ओलिफेंट्स रिवर सिस्टम और दूसरा है आपका डोरिंग रिवर सिस्टम, ओके। ये दोनों के दोनों रिवर सिस्टम में ये सैंड फिश यहाँ पर पाई जाती है। माइग्रेटरी फ्रेश वाटर फिश है, सिर्फ और सिर्फ साउथ अफ्रीका में ही यहाँ पर पाई जाती है। और ये लार्जेस्ट ग्रेजर्स के रूप में है साउथ अफ्रीका की डोरिंग रिवर में, ओके। और ये जो है वो सैंड फिश का इंपॉर्टेंस है, ये जो है वो रिवर को क्लीन रखती है और फूड वेब को बैलेंस बना करके रखती है। सैंड फिश जो है वो अम्ब्रेला स्पीसीज़ के रूप में यहाँ पर वर्क करती है। अम्ब्रेला स्पीसीज़ ऐसी स्पीसीज़ होती हैं जिनको अगर प्रोटेक्ट किया जाए तो वो अपने आप पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट यहाँ पर रख सकती हैं, ओके। तो प्रोटेक्टिंग दैम इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट रिवर इकोसिस्टम एंड अदर स्पीसीज़ दैट इनहिबिट दैम। तो बहुत सारी स्पीसीज़ जो हैं वो इस तरीके की अम्ब्रेला स्पीसीज़ होती हैं, डेफिनेशन पता होनी चाहिए आपको, ओके। तो सैंड फिश जो हैं वो ओलिफेंट्स और डोरिंग रिवर सिस्टम में कभी भारी मात्रा में पाई जाती थी, लेकिन अब धीरे धीरे जो ओलिफेंट रिवर सिस्टम है वहाँ से तो ख़त्म हो गई है और नंबर इन डोरिंग रिवर सिस्टम वो भी यहाँ पर धीरे धीरे कम जो है वो हो रहा है। कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज नज़र आता है। क्लाइमेट चेंज जो कि ह्यूमन जो इंटरवेंशन है उनके कारण बढ़ा है, ओके, उसमें बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, उसकी वजह से ये सब काम यहाँ पर हो रहे हैं। नॉन नेटिव स्पीसीज, एक कारण तो क्लाइमेट चेंज हो गया, दूसरा कारण भी बताया गया है। कुछ नॉन नेटिव स्पीसीज होते हैं जिनको इन्वेजिव एलियन स्पीसीज भी कहते हैं, वो भी जो हैं वो इस नेटिव स्पीसीज को धीरे धीरे यहाँ पर ख़त्म कर रही हैं, ओके। लाइक कोई बड़ी फिश आ जाए या किसी और तरीके की फिश आ जाए जो इसके रिसोर्सेज के ऊपर हमला कर दे, जिस पर ये कंज्यूम करती है, उनको ख़त्म कर दे, तो इनके पास खाने के लिए नहीं बचेगा और इनकी पॉपुलेशन कम हो जाएगी। तो इस तरीके से जो नॉन नेटिव स्पीसीज है वो धीरे धीरे आकर के यहाँ पर कब्जा कर लेगी और इसको ख़त्म कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। अब फार्मर्स इनको रेस्क्यू करने के लिए सैंड फिश सेंचुरीज जैसी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। अगर आप इसको डाउन टू अर्थ की वेबसाइट पर देखेंगे तो ये पूरी भर के स्टडी जो है वो यहाँ पर कवर की गई थी। मैंने सिर्फ एक स्लाइड के अंदर इस पॉइंट को यहाँ पर कवर करा दिया। अगर आप इसको खुद से पढ़ने के लिए बैठेंगे कम से कम 15 से 20 मिनट में तो ये समझ में आएगी और फिर दोबारा पढ़ोगे तब जा करके समझ में आएगी। तो ये काम जो है वो आपका आसान होता है। इसी वजह से कह रहा हूँ ये सीरीज़ बहुत ही हेल्पफुल है। मैं इस पर बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो लगा रहा हूँ, तो आपको देखनी चाहिए। तो दोस्तों आगे चलते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन वॉश। यूरोपियन यूनियन ने न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस को सस्टेनेबल का तमगा जो है वो पहना दिया है। मतलब न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस सस्टेनेबल एनर्जी के सोर्सेज नहीं है, रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज भी नहीं है, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने इसको सस्टेनेबल एनर्जी का सोर्स इस कैटेगरी के अंदर डिफाइन किया है। क्यों? क्योंकि फ़िलहाल एनर्जी का क्राइसिस चल रहा है, पूरी दुनिया में चल रहा है क्राइसिस, ओके। तो एनर्जी जो है वो कम ना रह जाए, एनर्जी सिक्योरिटी हासिल हो जाए, इसके लिए ये काम किया गया है, ओके। तो ये चीज़ निकल करके आई। यूरोपियन यूनियन है दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग ब्लॉक है और इसने जो न्यूक्लियर एनर्जी है, नेचुरल गैस है, इसको सस्टेनेबल जो है वो डिक्लेयर कर दिया है। किस चीज़ के अंदर? अपना जो ग्रीन टैक्सोनॉमी सिस्टम है। ग्रीन टैक्सोनॉमी सिस्टम के अंदर जितने भी सस्टेनेबल आउटकम्स निकल करके आते हैं उनको रखा जाता है। यूरोपियन यूनियन का टैक्सोनॉमी सिस्टम है, याद रखिएगा। तो इसके अंदर इन्होंने इस काम को किया है कि 2 इम्पोर्टेंट जो सोर्सेज हैं एनर्जी के, न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस, जो कि अनसस्टेनेबल हैं और बेसिकली रिन्यूएबल भी नहीं है, तो उनको यहाँ पर रखा गया है।
तो इससे जो है वो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर लाएंगे और जो करंट एनर्जी क्राइसिस चल रहा है उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे इकोनॉमी को डीकार्बोनाइज भी करेंगे, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल हमें इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ आपने मतलब किया यूरोपियन यूनियन की ग्रीन क्लासिफिकेशन सिस्टम के अंदर, तो इससे जो है वो आपका जो इन्वेस्टर्स हैं या पॉलिसी मेकर्स हैं, ऐसा नहीं है कि उनको इंडिस्क्रिमिनेटली कितना भी एनर्जी कुछ भी यूज़ करने के लिए लाइसेंस मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होने का है। रेगुलेशंस जो हैं वो टाइट ही रहेंगे। जितना चाहते हैं, जितनी एनर्जी की नीड है, सिर्फ उतना ही जनरेट किया जाएगा। यूरोपियन यूनियन फॉलो करता है ग्रीन लेबलिंग सिस्टम को, और ये जो ग्रीन लेबलिंग सिस्टम है बेसिकली 27 मेंबर ब्लॉक्स के क्लाइमेट गोल को देखते हुए बनाया गया था। ये इंश्योर करता है कि 2030 तक कैसे भी करके रिन्यूएबल एनर्जी से सारी की सारी एनर्जी को लाया जाए। देखो, एक होता है फॉसिल फ्यूल एनर्जी, एक होता है रिन्यूएबल एनर्जी। जब फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल की तरफ जा रहे होते हैं तो एकदम से नहीं जा सकते, आपको ट्रांजिशन की जरूरत पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ट्रांजिशन, और उसी सिलसिले में ये न्यूक्लियर एनर्जी और नेचुरल गैस का यूज़ यहाँ पर किया जा रहा है। ओके, तो ये जो प्रपोजल है ये थोड़ा सा ऐसा ही है। आपको मिलेगा कि नेचुरल गैस जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। जब तक हम जो है वो पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंडेंट नहीं हो जाते, तब तक हम नेचुरल गैस और न्यूक्लियर एनर्जी का यूज़ कर सकते हैं। For nuclear energy activities to be enlisted under the taxonomy, the screening criteria set requirement beyond the existing regulatory framework। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं वो थोड़े से आपको याद रखने हैं। याद रखिएगा कि क्या है ग्रीन टैक्सोनॉमी सिस्टम, क्या होता है ये आपका एनर्जी ट्रांजिशन वगैरह। उसके बाद आगे बात करते हैं, और SDG रिपोर्ट 2022 जो है वो यहाँ पर रिलीज़ की गई, यूनाइटेड नेशन के द्वारा रिलीज़ की जाती है। और ये रिपोर्ट जो है यहाँ पर रिलीज़ की गई, इन्होंने बताया इसकी कुछ फाइंडिंग्स निकल करके आई, और इन्होंने कहा कि जो SDGs हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, वो खतरे में हैं और हम यहाँ पर नहीं पहुँच पाएंगे 2030 तक। हमें पॉवर्टी को ख़त्म करना था, हंगर को ख़त्म करना था, ठीक है। ये सब जो है वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी अगर हमने अर्जेंट एक्शंस अभी यहाँ पर नहीं लिए तो। ओके, तो 2030 की डेडलाइन जो है वो हम जल्दी ही मिस यहाँ पर कर देंगे, तो इसको हमें एकदम अर्जेंट एक्शन के रूप में वर्क करना होगा। ये रिपोर्ट यहाँ पर जारी हुई, इसके अंदर के पॉइंट्स निकल करके आए। इन्होंने कहा कि पैंडमिक जो है वो बहुत बड़ा खतरे के रूप में आया, जिसकी वजह से सारे के सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो बैकलॉग में यहाँ पर चले गए। इसके अलावा दूसरा कारण था रशिया यूक्रेन वॉर, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन पूरी दुनिया में आया। लगभग 0.9% पॉइंट से पूरी दुनिया की जो ग्रोथ थी GDP की वो यहाँ पर गिर गई। ओके, तो इसके अलावा ये सब चीज़ों में मतलब पैंडमिक और रशिया यूक्रेन वॉर के कारण फूड और फ्यूल के प्राइसेस भी बढ़ गए, ग्लोबल सप्लाई और ट्रेड भी हैम्पर हुआ, और फाइनेंशियल मार्केट भी जो हैं वो तबाह हुए। तो ये सब जो चीज़ें हैं ये खतरे की घंटी लेकर के आई, जिसकी वजह से SDGs पूरे होने से मतलब एक बार को ये ना होता तो SDG पूरे हो जाते, लेकिन अभी नहीं पूरे हो सकते हैं। ओके, इस सब के अलावा इन्होंने ये भी बताया कि रिपोर्ट ने कि इसके फूड सिक्योरिटी को तो थ्रेट है ही, इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट भी धीरे धीरे राइज होगा, स्पेशली फॉर वुमेन। साथ ही साथ चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिजेस के केस भी यहाँ पर बढ़ेंगे। स्पेशल वल्नरेबल पॉपुलेशन ग्रुप्स जो हैं वो ज़्यादा टारगेट यहाँ पर रहेंगे। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद बात करते हैं आगे, और रिसर्चर्स ने एक चीज़ डेवलप की है बेसिकली, इसका नाम है हेलिक्स हेयरपिन मिनी प्रोटीन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो है वो SARS-CoV-2 के इन्फेक्शन को रोकने के लिए काम किया गया है। काम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, स्टडी इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने इसको यहाँ पर डेवलप किया है। इन्होंने एक नई क्लास डेवलप की है, किसकी? आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स की। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स के बारे में सही है या गलत है? इस टाइप का क्वेश्चन निकलेगा। आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स होते क्या हैं? देखो, आपके शरीर में प्रोटीन्स जो हैं वो बनते हैं, उसके लिए एमिनो एसिड की लंबी चेन्स चाहिए होती हैं। जब हम उन एमिनो एसिड्स की लंबी चेन्स को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें तो उसको आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स यहाँ पर कहा जाता है। आर्टिफिशियल पेप्टाइड कहो या उनको मिनी प्रोटीन कहो, क्योंकि छोटी छोटी सेल हो गई, स्मॉल चेन्स यहाँ पर हो गई, जिनको मिनी प्रोटीन कहा जाएगा। ये मिनी प्रोटीन जो हैं वो कोरोना वायरस को आपके शरीर की सेल्स से जुड़ने को रोकने में मदद करेंगी, ठीक है। तो ये इनको जुड़ने नहीं देंगी, यहाँ पर बेसिकली इनहिबिट करने का काम करेंगी। आपकी जो कोविड-19 वायरस की जो सेल्स हैं या प्रोटीन स्पाइक्स प्रोटीन्स होते हैं ना, जिससे वो अटैच होते हैं, उसको यहाँ पर अटैच नहीं होने देगी। ओके, तो ये जो मिनी प्रोटीन है आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स हैं, इस तरीके से वर्क करती हैं।
देखो आपके शरीर में क्या होता है कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है, तब जाकर के एक चीज़ दूसरी चीज़ से जुड़ती है। लाइक आपके शरीर में कोविड-19 एंटर करा तो वो आपके शरीर की किसी प्रोटीन सेल से अटैच हो जाएगी कोविड-19 की प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन। तो ये प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है और ये लॉक एंड की तरह होता है। तो हमको जो है वो लॉक तोड़ना होता है। लॉक तोड़ने के लिए जो है वो यहाँ पर आप इस मिनी प्रोटीन का यूज़ यहाँ पर करते हैं। तो ये जो इंटरेक्शन यहाँ पर हुआ, दैट इज कॉल्ड प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, इसको हैम्पर किया जा सकता है, इसको रोका जा सकता है लैब मेड मिनी प्रोटीन से, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल पेप्टोइड। इसका नाम भी रखा गया है, हेलिक्स हेयरपिन टाइप की ये होती है। ये एक्ट करती है, फाइट करती है और स्टॉप करती है की को कि वो लोग से बाइंड ना हो पाए, जिसकी वजह से कोरोना वायरस अटैच नहीं हो पाता, उसको सरफेस नहीं मिल पाता प्रोटीन से अटैच होने का, और आप बीमारी से बच जाते हैं। तो ये जो मिनी प्रोटीन्स हैं ये ब्लॉक कर देती हैं वायरस की एंट्री को सार्स कोविड में। साथ ही साथ आप यहाँ पर देखोगे कि वायरस को वायरस से अटैच होने में भी जो है वो आपकी इसको रोकती हैं। वायरस को वायरस से अटैच होने से भी रोकती हैं, वायरस को आपके शरीर की प्रोटीन सेल से भी अटैच होने से रोकती हैं। तो इस तरीके से दोनों तरीके से प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिलता है। इसकी इफेक्टिवनेस की भी जांच यहाँ पर की गई। एक मिनी प्रोटीन डेवलप की थी जिसका नाम था सार्स इनहिबिटरी हेयरपिन 5। इसकी मदद से हमने इसको रोका और इफेक्टिवनेस यहाँ पर निकल के आई, सेफ जो है वो यहाँ पर फाउंड हुई है। इसका यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ करके हम जो है वो सार्स कोव के केसेस को बढ़ने से रोक सकते हैं। तो इस तरीके से आप देखोगे कि ये अगर आर्टिफिशियल पेप्टाइड्स यहाँ पर हो गए या मिनी प्रोटीन्स हो गई तो ये आपको इसको अटैच होने से जो है वो प्रिवेंट करते हैं। तो इमेज पर ज़्यादा ध्यान मत दो क्योंकि थोड़ी सी इसमें ऐसे ही दिक्कतें हैं, टेक्निकल इमेज होती है, नहीं समझ में आती है आसानी से। तो ये चीज़ें जो हैं वो आपकी इस तरीके से निकल करके आती हैं। इसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर एक यहाँ इस वाले आर्टिकल में हाउ द अमेरिकन ड्रीम हैज़ ट्रीटेड डिमांड फॉर रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी थ्रू हिस्ट्री। तो अमेरिका के अंदर आपको पता है कि एंटी अबॉर्शन मूवमेंट यहाँ पर चलते रहते हैं, ठीक है। एंटी अबॉर्शन मूवमेंट यहाँ पर चला, अमेरिका के अंदर काफ़ी बड़ा मूवमेंट था। तो बेसिकली अभी हाल ही में क्या हुआ है कि 24 जून 2022 को जो यूएसए का सुप्रीम कोर्ट है उसने 9 जज थे, उसमें से 5 और 4 से निर्णय आया, यानी मेजोरिटी ने 5 जज ने एक जैसा निर्णय दिया और इन्होंने 49 ईयर ओल्ड रूलिंग को चेंज यहाँ पर कर दिया। इस रूलिंग का नाम था जोय वर्सेस वेड, ओके, केस का नाम था। और इस केस में जो है वो अलाउ किया गया था एबॉर्शन को टिल द पॉइंट ऑफ फोइटल बायबिलिटी। फोइटल बायबिलिटी का मतलब होता है कि जब जो है फोइटल आपका सेल्फ तरीके से न्यूट्रिशन को मैन्युफैक्चर करने लगे शरीर के अंदर में, उस पॉइंट तक, ओके। तो लाइक 9 मंथ का पीरियड होता है, तो उस पीरियड तक जो है वो आपका एबॉर्शन को यहाँ पर अलाउ किया था 49 ईयर्स पहले। लेकिन अब जो डिसीजन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून 2022 को लिया है, उन्होंने इस चीज़ को इलीगल डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो है वो इस तरीके से कोई भी अबॉर्शन नहीं होगा, ये सब नियर इलीगल इन द सेवरल स्टेट ऑफ द कंट्री माना जाएगा, ओके। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। आप देखो कि अबॉर्शन जो है वो एज अ राइट वुमेन के लिए यहाँ पर डिक्लेयर किया गया 49 ईयर्स एगो, लेकिन अब इसको जो है वो आपका इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया है। इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि कोई अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई है तो वो उसके साथ में लोगों को जीना पड़ेगा, उसके साथ प्रोसीड करना पड़ेगा, क्योंकि वो अबॉर्शन नहीं करा सकते क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। तो इन द एब्सेंस ऑफ सेफ एंड लीगल प्रोसीजर्स, funds and even supportive health personals, people in the US will be more likely to proceed with the unwanted pregnancies. अनवांटेड प्रेगनेंसीज होंगी तो सिंपल सी बात है इसके कुछ रिपल इफेक्ट भी देखने के लिए मिलेंगे। इंडिविजुअल्स की फाइनेंशियल स्टैंडिंग्स पर भी खतरा होगा क्योंकि वो अनवांटेड चाइल्ड के रूप में जाना जाएगा, उनकी नज़र में तो यही रहेगा, चाहे दुनिया को दिखाने के लिए वो कुछ भी कहें, ओके। तो ये जो है वो आपको मिलेगा। इसके अलावा एब्यूज़ के केसेस भी यहाँ पर बढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि जो चीज़ नहीं चाहिए वो उनको यहाँ पर मिल जाएगी, इस वजह से केसेस जो है वो यहाँ पर बढ़ रहे हैं। तो ये जो है वो आपको ओवरटर्निंग देखने के लिए मिली रॉय वर्सेस वेड के रूल की, जिसमें जो है वो ये आपके रूल्स जो हैं वो अबॉर्शन क्लिनिक्स पर भी लागू होते हैं, हॉस्पिटल्स पर भी लागू यहाँ पर होंगे। तो ये आपका इस तरीके से मूवमेंट यहाँ पर चलता आ रहा था और उसके ऊपर ये 49 ईयर ओल्ड जजमेंट उसको यहाँ पर इलीगल कर दिया गया है, उसको ओवरटर्न कर दिया।
इसके बाद आगे चलें और आगे यहाँ पर आपको मिलेगा कि मार्बर्ग वायरस डिजीज़ का पहला रिपोर्टेड केस मिला है घाना के अंदर। तो घाना अफ्रीका की कंट्री है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है वो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ का पहला सस्पेक्टेड केस जो है वो निकल करके आया। इट इज़ हाईली इन्फेक्शियस वायरल हेमोरहेजिक फीवर। फैटेलिटी रेट जो है वो 88% है और इबोला फैमिली से बिलोंग करता है। पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है कि दिस इज बिलोंग टू द सेम फैमिली लाइक इबोला, तो इबोला फैमिली से ही बिलोंग करता है। अर्लियर गुयाना के अंदर में इस तरीके के केसेस 16 सितंबर 2021 को देखने के लिए मिले थे। उसके अलावा आपको ये सारी कंट्रीज़ जो इस रेड बॉक्स में लिखी हुई हैं यहाँ पर भी केसेस की संख्या देखने के लिए मिल जाएगी। मैप वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज़ किया गया है, तो इन सब कंट्रीज़ के अंदर पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा निकल करके आता है। केसेस जो हैं वो सबसे पहले जर्मनी की मार्बर्ग सिटी में डिटेक्ट होने शुरू हुए। केसेस नहीं मतलब ह्यूमन केस तो सबसे पहले आपका यहाँ अफ्रीका में ही मिला, लेकिन वायरस को ओरिजिनेटेड जो है वो जर्मनी से यहाँ पर माना जाता है। कोई जैसे कोविड-19 के उत्पत्ति का पता नहीं चल पाया है, ओके, सब अंदाज़ा लगा रहे हैं चाइना से हुआ होगा, ऐसे ही जो है वो सब चीज़ें बाकी चलती रहती हैं। तो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के बारे में आपको इतना पता होना चाहिए कि आखिर ये किस तरीके से वर्क करती हैं। तो मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के अंदर अगर आप देखें तो इसके ट्रीटमेंट के लिए हमारे पास 3 तरीके की थेरेपीज़ हैं। वन इज़ कॉल्ड द ब्लड प्रोडक्ट थेरेपी, सेकंड इज़ कॉल्ड द इम्यून थेरेपीज़ और थर्ड इज़ कॉल्ड द ड्रग थेरेपीज़। तो इससे जो है वो हम डिजीज़ को कुछ हद तक ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ एंटीबॉडी ट्रीटमेंट सिस्टम भी हैं, दैट इज़ कॉल्ड रेमडेसिविर या फेविपिराविर या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ट्रीटमेंट, ओके, इन सब के ज़रिए जो है वो आप ट्रीटमेंट ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखो तो कोई स्पेशल तरीके की स्पेसिफिक तरीके की वैक्सीन या ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। ये सब पुराने ट्रीटमेंट हैं जो इबोला के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, उन्हीं सबको इस्तेमाल यहाँ पर किया जा रहा है। तो इबोला की वैक्सीन लगा करके फ़िलहाल जो है वो मार्बर्ग वायरस इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट किया जा रहा है, लेकिन अभी इसके ऊपर कोई नई या स्पेशल तरीके की या स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है। डिजीज़ जो है वो पहली बार आइडेंटिफाई हुई थी 1967 में जर्मनी के मार्बर्ग सिटी के अंदर, और साथ ही साथ फ्रैंकफर्ट के अंदर में भी, सर्बिया के अंदर बेलग्रेड में ये आउटब्रेक देखने के लिए मिले थे पहले भी, ओके। लेकिन डिजीज वॉज ट्रैक्ड बैक टू द लेबोरेटरी वर्क यूजिंग अफ्रीकन ग्रीन मंकीज इम्पोर्टेड फ्रॉम युगांडा से इन्होंने अफ्रीकन ग्रीन मंकीज को इम्पोर्ट किया था लेबोरेटरी वर्क के लिए, और वहाँ से जर्मनी के अंदर ये चीज़ें फैलनी शुरू हुई, ओके। तो इसके पीछे का जो कारण है, मान लो ये मंकी तो यहाँ पर आया, ठीक है, मंकी से तो ये वायरस निकल के आया, आपका मिलेगा अफ्रीकन ग्रीन मंकी से, लेकिन वो ह्यूमन में कैसे पहुंचा? तो ह्यूमन में जो है वो फ्रूट बैट की वजह से यहाँ पर पहुंचा। आप देख सकते हो कि फ्रूट बैट, उसकी वजह से डिजीज़ जो है वो कैरी यहाँ पर हुई, तो इसको कैरियर कहा जाता है, ओके। जैसे पेंगोलिन एज अ कैरियर कोविड-19 के लिए माना जाता है, ऐसे ही फ्रूट बैट एज अ कैरियर फॉर मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के लिए माना जाता है। तो इससे जो है वो ह्यूमन एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन दिखा, फिर ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी यहाँ पर बढ़ने शुरू हुए, और इसका कारण बना डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ब्लड हो सकता है या अदर कोई फ्लूइड हो सकता है इन्फेक्टेड पर्सन का, वो अगर ट्रांसफ़र होता है तो फिर ये आपकी डिजीज़ भी ट्रांसफ़र यहाँ पर हो जाती है। अब फ्रूट बैट जो है उसकी होम रेंज की बात करें तो उसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड हो जाता है। तो अगर मार्बर्ग वायरस डिजीज़ के केसेस तेज़ी से फैले तो इंडिया में भी इसके केसेस यहाँ पर बढ़ेंगे। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, इन सभी में फ्रूट बैट जो है वो पाई जाती हैं। फ्रूट बैट पाई जाती हैं तो ये इस वायरस को कैरी कर सकती हैं, और जब कैरी करेंगी तो इंडिया में भी जाएंगी, अफ्रीका में भी जाएंगी और सब जगह जाएंगी, ओके। तो ये केसेस फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं, और अगली स्टडी आपको मिलेगी चाइना के ऊपर। तो चाइना ने जो है वो सोलर पैनल का 95% मार्केट और कहीं सप्लाई वैल्यू चैन उसको डोमिनेट कर लिया है। मतलब जितना भी सोलर पैनल का मटेरियल यहाँ पर होता है, एक सोलर प्लेट बनाने के लिए जितना मटेरियल चाहिए, उसका 95% मटेरियल चाइना ने कंट्रोल किया हुआ है, ओके। तो ये करंट बेसिकली प्लान है चाइना के, और चाइना ने जो है वो 95% ऑफ द एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस 2025 तक जो है वो अपने कब्जे में यहाँ पर ले ली है, और इतना मैन्युफैक्चर 2025 तक वो करने भी लगेगा। चाइना जो है वो दोनों तरीके के फोटोवोल्टिक पैनल जो है वो बना रहा है, ओके। सोलार प्लेट जो है वो बना रहा है रेसिडेंशियल पर्पस के लिए भी और कमर्शियल यूजेस के लिए भी, और इसने जो है वो यूरोप को, जापान को, यूएस को सबसे पीछे छोड़ दिया है, जो कि पिछले कुछ समय में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव यहाँ पर थे, लेकिन अब जो है वो चाइना ने इनको पीछे छोड़ दिया है।
किन कारण से चाइना जो है वो इन बड़ी बड़ी कंट्रीज से आगे यहाँ पर निकल गया, तो उसके पीछे के कुछ कारण जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। देयर आर मेजर रीजंस जिसकी वजह से चाइना जो है वो और कंट्री की तुलना में इतनी तेज़ी से आगे निकल गया। सबसे पहला कारण है कॉस्ट फैक्टर। चाइना के अंदर कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है हर चीज़ की। इन टर्म्स ऑफ लेबर काफ़ी सस्ती है, ओवरहेड्स काफ़ी सस्ते हैं, और साथ ही साथ एंटायर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी चाइना के अंदर छोटी है। तो चाइना की कॉस्ट जो है वो काफ़ी कम है। चाइनाज कॉस्ट इज 10% लोअर कंपेयर टू द इंडिया। एक सोलार प्लेट बनाने में इंडिया में अगर 100 रुपये लगते हैं तो वहीं चाइना में इसको बनाने में 90 रुपये लगते हैं। ओके, तो अब आप उसकी कीमत से जब इसको गुणा करोगे तो आपको ह्यूज डिफरेंस यहाँ पर जो है वो नज़र आ जाएगा। ओके, ऐसे ही आपको मिलेगा कि अगर 100 रुपये यहाँ पर आपके अगर आगे चलें तो आपको मिलेगा कि यूएस में जितने लगते हैं उससे 20% चीपर चाइना बनाता है, और यूरोप में जितने लगते हैं उससे 35% चीपर जो है वो चाइना यहाँ पर बनाता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी कि किस तरीके से चाइना वर्ल्ड मार्केट को डोमिनेट जो है वो कर रहा है, अपनी मोनोपोली धीरे धीरे यहाँ पर क्रिएट कर रहा है। तो रिपोर्ट ने हाईलाइट किया कि कंट्रीज़ को कुछ करना चाहिए, कंट्रीज़ को जो है वो अपना कॉस्ट फैक्टर उस पर ध्यान देना चाहिए। चाइना की तरह ही थोड़ा सा लेबर मार्केट वगैरह को ईज़ करो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के आओ, साथ ही साथ जो है वो अदर कंट्रीज़ को ऑफर करो कि वो फोटोवोल्टिक सप्लाई चेन को बनाएं। ओके, खुद का अपना सब चीज़ें यहाँ पर डेवलप करनी शुरू करें ताकि चाइना के ऊपर अनसस्टेनेबल डिपेंडेंस को कम किया जा सके। ओके, तो ये सब पॉइंट जो है वो आपको पता होने चाहिए कि फोटोवोल्टिक किस तरीके से मार्केट को ये कब्जा कर रहा है चाइना। उसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर आपको पता चलेगा एज़ोर्स हाई के बारे में। एज़ोर्स हाई जो है वो बेसिकली एक जियोग्राफिकल फिनोमिना है, एक सब ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिना है, और ये फिनोमिना है वेस्टर्न मेडिटेरियन सी का। वेस्टर्न मेडिटेरियन सी नहीं कहना चाहते हैं तो आप इसको कहेंगे नॉर्थ एटलांटिक सी का। ओके, तो इन दोनों सीज़ का ये जो है वो फिनोमिना यहाँ पर आ जाता है। इसके मुताबिक जो एज़ोर्स हाई नाम का फिनोमिना है, इसकी वजह से विंटर जो है वो बहुत ज़्यादा ड्राई यहाँ पर हो गई हैं वेस्टर्न मेडिटेरियन के अंदर में। तो एक्सट्रीमली लार्ज एज़ोर्स हाई होते चले जा रहे हैं। पहले मैं दिखा देता हूँ क्या होता है। बेसिकली यहाँ से जो है वो आपकी हाई प्रेशर बेल्ट गुजरती है। हाई प्रेशर बेल्ट गुजरने के कारण जो विंड है वो सबसाइड होगी तो एक हाई प्रेशर क्रिएट होगा, जिसकी वजह से ये एज़ोर्स हाई जो हैं वो यहाँ पर क्रिएट हो जाते हैं। ये रीज़न जो है, अगर आप देखें जिस रीज़न में ये सब क्रिएट हो रहा है, ये या तो आपको मिलेगा वेस्टर्न मेडिटेरियन। देखो मेडिटेरियन यहाँ ये रहा, ठीक है, ये रहा, मैंने ब्लू कलर का गोला बनाया है, इसके साइड का एरिया सारा का सारा जो है वो वेस्टर्न हो गया। तो ये वेस्टर्न मेडिटेरियन आप इसको कहो, या इसको आप कहो नॉर्थ अटलांटिक, क्योंकि 0 डिग्री जो है वो कहीं यहाँ से गुजर रही होगी। ओके, और उसके ऊपर का एरिया जो है वो नॉर्थ अटलांटिक यहाँ पर हो गया। तो नॉर्थ अटलांटिक का फिनोमिना है एज़ोर्स हाई, या इसको बरमूडा हाई भी कहते हैं, और ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो ये जो है वो लगातार बड़ा हो रहा है। पहले ये एरिया इतना था और इसमें आप देखो कि धीरे धीरे जो है वो सिचुएशन बड़ी होती चली जा रही है। जितना बड़ा ये होता चला जाएगा, विंटर जो है वो उतनी ही ड्राई यहाँ पर होती चली जाएंगी। ओके, तो ये एक सब ट्रॉपिकल वेदर फिनोमिना है, इतना क्लियर हुआ। और एबनॉर्मल ड्राई कंडीशन से एसोसिएटेड है वेस्टर्न मेडिटेरियन का फिनोमिना है। वेस्टर्न मेडिटेरियन में आपका आइबेरियन पेनिनसुला को इंक्लूड कर लो, स्पेन, पुर्तगाल, इन सब चीज़ों को भी इंक्लूड कर लो। अब अगर हम इसके टेक्निकल डेफिनेशन को देखें तो ये बहुत आसान हो जाती है। एज़ोर्स हाई इज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम, वेरी इजी। सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर सिस्टम में ये आपका है, मैंने बता दिया, हाई प्रेशर सिस्टम है। ओके, और विंड जो है वो सबसाइड करती हैं यहाँ पर। डेट एक्सटेंड ओवर द ईस्टर्न ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक का फिनोमिना, साथ ही साथ एंड वेस्टर्न यूरोप ड्यूरिंग विंटर। वेस्टर्न यूरोप और आपको मिलेगा नॉर्थ अटलांटिक में ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैप देखो, वेस्टर्न यूरोप कैसे है, नॉर्थ अटलांटिक कैसे है, क्लियर हो जाएगा। ओके, इट इज एसोसिएटेड विद एंटी साइक्लोनिक विंड। एंटी साइक्लोनिक विंड से एसोसिएटेड है इन द सब ट्रॉपिकल नॉर्थ अटलांटिक, जैसा कि बताया गया। इट इज फॉर्म्ड बाई ड्राई एयर एलोफ्ट डिसेंडिंग। मैंने बताया कि एयर जो है यहाँ पर डिसेंड होती है, जिसकी वजह से ही हाई प्रेशर यहाँ पर बनता है। ज्योग्राफी पढ़े हो थोड़ी बहुत, नहीं एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, 3 तरीके के अपर एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के बारे में भी बताया होगा। फेरल सेल होता है, हेडले सेल होता है, पोरल सेल होता है, इस तरीके के। ओके, तो इसमें जो हेडले सर्कुलेशन होता है ये इसी एरिया में होता है, पहले बीच में, मतलब, ठीक है। तो 30 डिग्री टू 60 डिग्री आप इसको अप्रोक्सीमेट लेकर के चलते हो, और यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री पर विंड्स जो है वो सबसाइड होती हैं, हाई प्रेशर क्रिएट होता है, जिसकी वजह से एज़ोर्स हाई
हाई फिनोमिना यहाँ पर बन जाता है। तो ये जो है वो लगातार एक्सपेंड होता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट फोर्सेस की वजह से, स्पेशली ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, ग्रीन हाउस गैस का कंसंट्रेशन बड़ा होने की वजह से, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ की बढ़ने की वजह से, और इन सब चीज़ों की वजह से ये लगातार बड़ा हो रहा है। द स्टडी आइडेंटिफाइड रोबस्ट इंक्रीज इन द फ्रीक्वेंसी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पर बढ़ रही है, स्पेशली एजोर्स हाई एरिया की इवेंट जो है वो खतरनाक होता चला जा रहा है, और पिछले सालों में विंटर बहुत ज़्यादा ड्राई यहाँ पर हो गई हैं। ओके, 1950 में ये फिनोमिना या एक्सपेंशन जो है वो बढ़कर के आना शुरू हुआ। उसके अलावा जब से एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवन वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग, उस तरीके से ये और बढ़ता चला जा रहा है। तो ये इसकी इमेज है, एक बार आर्टिकल को दोबारा से पढ़ो अगर नहीं समझ में आया, या गूगल करके देखो एक बार और समझने की कोशिश करो अपनी लैंग्वेज में। उसके बाद आगे चलते हैं, और IPBES9, दिस इज कॉल्ड प्लेनरी ऑफ द इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम, इसकी जो है वो 9th मीटिंग यहाँ पर हुई, और ये मीटिंग जो है वो 3 जुलाई से यहाँ पर स्टार्ट हुई। इस वाले आर्टिकल के अंदर मैंने पूरी मीटिंग जो 8 जुलाई को 9 जुलाई को यहाँ पर ख़त्म हो गई, उसके सारे पॉइंट्स जो हैं वो ले आया हूँ जितने काम के यहाँ पर थे। लगभग 140 कंट्रीज़ ने इसके अंदर में पार्टिसिपेट किया, और ये जो मीटिंग है वो बोन शहर में यहाँ पर हुई, जर्मनी के अंदर बोन में 140 गवर्नमेंट्स ने यहाँ पर आए जर्मनी सिटी के अंदर। और इस बेसिकली ये बायोडाइवर्सिटी सेमिनार था, बायोडाइवर्सिटी मीटिंग थी, तो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर बात इसके अंदर में यहाँ पर हुई। बायोडाइवर्सिटी पर 2 खास रिपोर्ट्स जो हैं उसके बारे में बात की गई, 2 नई साइंटिफिक रिपोर्ट्स के बारे में बात की गई। वन वाज द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज एंड द सेकंड वन इज द वैल्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ नेचर। ओके, तो वाइल्ड स्पीसीज कई सारी तरीके की होती हैं, ऐसे ही प्रकृति से हमें काफ़ी कुछ मिलता है, उन दोनों के महत्व के ऊपर ये बात यहाँ पर की गई। ओके, इससे पहले भी IPBES की मीटिंग जो है वो पेरिस 2019 में हुई थी, और 2019 की मीटिंग में ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज रिलीज की गई थी। अब जो है वो 2 नई रिपोर्ट और रिलीज की गई हैं। दोनों रिपोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा थोड़ा। पहली रिपोर्ट जो है उसका फुल नेम अगर आप देखें तो नाम है असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द सस्टेनेबल यूज ऑफ वाइल्ड स्पीसीज। ये पहली रिपोर्ट यहाँ पर जो है वो 8 जुलाई को रिलीज़ की गई। ये रिपोर्ट के अंदर में अगर आप देखें तो स्टेट किया गया है कि लगभग 50,000 के करीब वाइल्ड स्पीसीज ग्लोबली ऐसी हैं जिसकी वजह से ह्यूमंस की नीड जो है वो पूरी होती है, लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, उनको अलग वैल्यूज़ और सर्विसेज जो हैं वो इन 50,000 वाइल्ड स्पीसीज़ के कारण से यहाँ पर मिलती हैं। इन्होंने बताया कि यूज़ ऑफ वाइल्ड स्पीसीज़ जो है उसके कल्चरली इंपॉर्टेंस भी यहाँ पर है, बहुत से लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं जैसे बहुत सारी कम्युनिटीज़ को, और साथ ही साथ जो है वो आपका मिलेगा कि वाइल्ड स्पीसीज़ के ट्रेड में भी एंगेज रहते हैं किसी ना किसी तरीके से, और वहाँ से काफ़ी कुछ मटेरियल वगैरह है वो भी यहाँ पर मिलता है। ओके, तो ये जो है वो वाइल्ड स्पीसीज़ के यूज़ के बारे में यहाँ पर बताया गया। इन्होंने ये भी कहा कि इनका अनसस्टेनेबल तरीके इसकी ट्रेडिंग प्रैक्टिसेस जो है नहीं होनी चाहिए या ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनकी स्पीसीज़ की संख्या में डिक्लाइन यहाँ पर हो रहा है। इन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की जो वाइल्ड स्पीसीज़ हैं लाइक सी टर्टल हो, शार्क हो, रे हो, सीवर्ड हो, या कोई और मैराइन एनिमल हो, फिश हो, उनका अनसस्टेनेबल तरीके से कह सकते हैं कि ट्रेड ना हो, अनसस्टेनेबल तरीके से, और बेसिकली कह सकते हैं कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो इसमें जो है वो आपका एक आ जाता है वर्ड दैट इज कॉल्ड अनइंटेंशनल बाई कैच। आप मछली पकड़ने गए, धोखे से कछुआ फंस गया, तो उसको कहते हैं अनइंटेंशनली बाई कैच। आपका इंटेंशन नहीं था पकड़ने का लेकिन आपने फिर भी धोखे से पकड़ लिया, तो उसको जो है वो आपको वापस यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि वो थ्रेटन्ड मैराइन स्पीसीज होती हैं, उनको एक्सट्रैक्ट करने का आप लोगों के कोई हक यहाँ पर नहीं है। तो अगर फिशिंग को सस्टेनेबल बनाना है, फिशिंग को सस्टेनेबल बनाना है तो ये काम करना पड़ेगा। जो अनइंटेंशनल बाई कैच होते हैं उनको आपको रिलीज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शार्क की पॉपुलेशन लगातार डिक्लाइन हो रही है 1970s से, स्पेशली ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल वाटर में, और अगर हमने ये नहीं किया तो लोकल और ग्लोबल लेवल पर पूरा संकट यहाँ पर आ जाएगा। और रिपोर्ट ने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर ग्लोबल और लोकल लेवल पर रेगुलेशंस इफेक्टिव नहीं हुए तो ग्लोबल ट्रेड जो है स्पीसीज़ का, स्पेशली वाइल्ड स्पीसीज़ का, वो इंक्रीज हो जाएगा, जिससे प्रेशर बढ़ जाएगा उन स्पीसीज़ के ऊपर और पॉपुलेशन कोलैप्स देखने के लिए मिलेगा, ह्यूमन की नहीं, एनिमल्स की, वाइल्ड एनिमल्स की। ओके,
तो ये मिला। इसके अलावा दूसरी रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट रिपोर्ट ऑन द डाइवर्स वैल्यूज एंड वैल्यूएशन ऑफ नेचर। तो ये जो रिपोर्ट है इसने ये बताया कि नेचर से हमें बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पर मिलती हैं, बहुत सारी डाइवर्स वैल्यूज़ मिलती हैं, उनका असेसमेंट किया गया और देखा गया कि यहाँ से हमें काफ़ी कुछ मिलता है। तो इसको हमें बेसिकली बायोडाइवर्सिटी इज़ नॉट वैल्यूड एज मच एज कंट्रीज आर फोकसिंग मोर ऑन द शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, इकोनॉमिक ग्रोथ इन एक्सक्लूडिंग द कंसिडरेशन ऑफ मल्टीपल बेनिफिट ऑफ नेचर। तो ये कहा गया कि बहुत सारी कंट्रीज सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के ऊपर वर्क कर रही हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ को वरीयता दे रही हैं, जबकि उनको प्रकृति की इस मल्टीपल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस ज़्यादा देना यहाँ पर चाहिए। इन्होंने ये भी बताया कि लेस देन 5% ऑफ द वैल्यूएशन स्टडीज़ आर फाइंडिंग देयर वे इनटू द पॉलिसी। इन्होंने कहा कि नेचर को अपनी पॉलिसीज़ में सिर्फ 5% तक जगह मिल पाती है, बाकी के 95% जो नेचर की वैल्यूज़ हैं उनको इग्नोर कर दिया जा रहा है। तो इन्होंने ये कहा इस रिपोर्ट के अंदर कि सस्टेनेबल यूज़ को प्रमोट करना काफ़ी ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट जो हैं वो आपको यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। इन्होंने ये भी बताया कि इस रिपोर्ट के अंदर कि पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजंस जो हैं उसकी वजह से ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी क्राइसिस आ रहा है, क्योंकि हम अपनी पॉलिसीज़ और इकोनॉमिक डिसीजंस में शॉर्ट टर्म प्लान्स को लेकर के चल रहे हैं, जबकि नीड है लॉन्ग टर्म प्लान्स की, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट करना है तो ज़रूरी नहीं, तो सिर्फ आज के लिए नहीं करना, पूरी फ्यूचर जनरेशन के लिए करना है। तो ये जो है वो लॉन्ग टर्म प्लान के रूप में वर्क करना चाहिए था। इन्होंने कहा कि प्रकृति की वैल्यूज़ को रिकॉग्नाइज करो, डिसीजन मेकिंग में उन वैल्यूज़ को जो है वो एम्बेड करो, यानी कि उनको बेसिकली उनका यूज़ करो, उनको महत्व दो, रिफॉर्मिंग पॉलिसीज़ को रिफॉर्म करो, साथ ही साथ जो नेचर की वैल्यूज़ हैं उनको रेगुलेट भी आपको यहाँ पर करना है। ओके, ताकि उनका गलत तरीके से यूज़ ना हो। साथ ही साथ आप देखोगे कि सोसाइटल नॉर्म्स हैं या फिर आपके जस्टिस ऑब्जेक्टिव्स हैं या फिर सस्टेनेबिलिटी है, बेसिकली इन सब चीज़ों के अंदर में आपका अवेयरनेस प्रोग्राम्स वगैरह आ जाते हैं, उन सब की बात भी यहाँ पर की गई है। ओके, तो ये जो है काम आपको यहाँ पर करने हैं अगर ये सब चीज़ें आपको बेटर सस्टेनेबल फ्यूचर चाहिए तो। ओके, तो ये सब पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर याद रखने हैं कि आखिर इस मीटिंग के अंदर क्या बात की गई। उसके बाद आगे चलें और यहाँ पर आपको मिलेगा यूएन ने एक रिपोर्ट जारी की है, दैट रिपोर्ट इज़ कॉल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022, और ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई 2022 को। ओके, इसके अंदर ये बताया कि इंडिया जो है वो चाइना को पीछे छोड़ करके दुनिया की सबसे पॉपुलस कंट्री बन जाएगा 2023 में ही। ओके, इन्होंने ये भी बताया कि ग्लोबल पॉपुलेशन जो है वो प्रोजेक्टेड है कि 15 नवंबर 2022 को लगभग 8 बिलियन की पॉपुलेशन पूरी दुनिया की यहाँ पर हो जाएगी, 2030 तक 8.5 बिलियन हो जाएगी और 2050 तक 9.7 बिलियन यहाँ पर पॉपुलेशन हो जाएगी, और 2080 तक ये पॉपुलेशन जो है वो आपको मिलेगा कि लगभग 10.4 बिलियन के करीब यहाँ पर हो जाएगी। ओके, और जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उसमें से आधी पॉपुलेशन इन 8 कंट्रीज़ में ही यहाँ पर बढ़ेगी, जिसमें इंडिया भी एक आ जाता है। तो आप देख सकते हो कि चाइना इसके अंदर नहीं है, यानी कि चाइना अपनी पॉपुलेशन को कम धीरे धीरे कर लेगा। ओके, तो ये कंट्रीज़ बाकी की ऐसी हैं जहाँ पर कुछ ना कुछ वॉर या फिर इस तरीके की हरकतें चलती रहती हैं, या फिर लोकल आर्म कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, ये सब चलता रहता है। ओके, जैसे इथोपिया है, वाटर बोर्ड चलती रहती है वहाँ पर, पाकिस्तान में तो हर टाइम ये केस रहता है, नाइजीरिया भी ऐसा ही कंट्री है। ओके, तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने चाहिए वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, कि हमारी पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ 2023 में ही चाइना को पीछे यहाँ पर छोड़ देगी। इसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर जो है वो एक स्टडी हुई, और स्टडी ने ये बताया, जियोलॉजी में एक बेसिकली क्वेश्चन रह गया था हमारा, ठीक है, वो क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश की है। क्वेश्चन नहीं था, एक स्टडी ही है, आपको जस्ट इसको समझना है कि आखिर बात क्या हो रही है। अब ये जो स्टडी है वो इंडिया के साइंटिस्ट के द्वारा ही की गई है, गोवा बेस्ड नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च ने इस स्टडी को यहाँ पर किया है, और अर्थ की टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट से रिलेटेड ये स्टडी यहाँ पर की है। आपको पता है कि हमारा जो पृथ्वी है उसकी सबसे ऊपर की जो परत है वो क्रस्ट कहलाती है, उसको लिथोस्फीयर भी कहते हैं, और काफ़ी मोटी चट्टान जो है वो यहाँ पर होती है। लेकिन उसके नीचे जो है वो हॉट एंड लो डेंसिटी मैग्मा और प्लूम्स जो है वो यहाँ पर पाए जाते हैं अर्थ के इंटीरियर में, जो कि आपके धीरे धीरे सरफेस की तरफ को आते हैं और वो लिथोस्फीयर को फोड़ते हैं या फिर तोड़ते हैं, जिसकी वजह से वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो है यहाँ पर होती हैं। और अगर वो बेसिकली धरती पर है या फिर ओशियन में है तो उस हिसाब से वोल्केनिक चेन और सी माउंट का क्रिएशन यहाँ पर होता है। ओके,
तो हमारे जो बेसिकली ये आपका हॉट मैग्मा है या प्लूम्स हैं, ये राइज हो रहे हैं थिक ओवरलाइंग लिथोस्फीयर के नीचे। ये सब काम यहाँ पर होता है। लिथोस्फीयर जो है वो मोस्ट रिजिड पार्ट यहाँ पर होता है अर्थ का। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि ये मैग्मा का फोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता कि ये लिथोस्फीयर को तोड़ करके सरफेस पर यहाँ पर आ सके। इज़ नॉट सफिशियंट टू पियर्स थ्रू द लिथोस्फीयर। इस केस में क्या होता है कि जो प्लूम्स हैं या फिर आपका लो डेंसिटी का मैग्मा है जो ऊपर आना था लेकिन नहीं आ पाया, वो सब लेथोस्फीयर डेप्थ में जमा हो जाता है, यानी कि लेथोस्फीयर के नीचे में इकट्ठा यहाँ पर हो जाता है। और जब लेथोस्फीयर सरकती है, दैट इज कॉल्ड टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट यहाँ पर होता है, तो अपने साथ साथ ये पूरा का पूरा जो प्लूम था या फिर लो डेंसिटी मैग्मा था जो नीचे इकट्ठा हुआ, उसको भी अपने साथ ड्रैग यहाँ पर करने लगता है। तो क्वेश्चन ये उठा कि ये आखिर इसको कितना दूर तक ड्रैग करता है। क्वेश्चन यही था कि हाउ फार अ टेक्टोनिक प्लेट कैन ड्रैग द प्लूम मटेरियल एट इट्स बेस आफ्टर इट्स इनिशियल इम्पैक्ट विद द प्लूम। तो ये स्टडी इन्होंने यहाँ पर की और इन्होंने इस स्टडी को इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर किया। और इंडियन टेक्टोनिक प्लेट के ऊपर जब इन्होंने स्टडी को किया तो इन्हें पता लगा कि कंटेम्प्रेरी अगर आपको पता हो तो जो इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है। ओके, हिमालय इसी वजह से बन रहे हैं। तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होने की वजह से ये जो आपका प्लूम मटेरियल इंडियन प्लेट के नीचे था, दैट इज कॉल्ड कैरगुलिन प्लूम मटेरियल, इस मटेरियल को 2000 किलोमीटर तक ये आपका घसीटता हुआ ला रहा है, ड्रैग करता हुआ ला रहा है। कौन? इंडियन लिथोस्फीयर अंडर नीथ। ओके, तो ये आपको मिलेगा। इसे इमेज में समझ सकते हो कि ये अगर आपकी इंडियन ओशियन क्रस्ट है या लेथोस्फीयर है, इंडियन प्लेट है, इंडियन टेक्टोनिक प्लेट है, नॉर्थवर्ड यहाँ पर शिफ्ट कर रही है, तो उसके नीचे जो आपका कैरगुलिन प्लूम मैग्मा है वो 2000 किलोमीटर तक इसके साथ यहाँ पर ड्रैग हुआ है। तो ये ऐसा निकलेगा। अब आप सोच रहे होगे ऐसा तो हमने ज्योग्राफी में कुछ नहीं पढ़ा कि ऐसा भी कुछ होता है वगैरह वगैरह। भाई ये नई स्टडीज़ हो रही हैं तो अभी ज्योग्राफी में कहाँ से आ जाएंगे। ओके, तो जस्ट इसको यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये टर्म याद रखना कि क्या होती है। ओके, ऐसा भी कुछ होता है, ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। तो दोस्तों अगली जो न्यूज़ है वो आपको मिलेगी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है, AMR ABR इसको कहते हैं। ठीक है, आपकी जो बेसिकली एंटीबायोटिक्स होती हैं वो काम करना बंद कर देती है ना, तो उसके लिए कई सारी वैक्सीन फ़िलहाल अवेलेबल भी हैं, लेकिन WHO ने कहा है, अर्जेंट कॉल है कि हमें नई एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस वैक्सीन की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। ओके, तो पहली बार जो ऐसा फोकस वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर यहाँ पर लिया गया, तो ये आपको पहली लाइन में तो इसकी डेफिनेशन मिल जाएगी कि क्या होता है एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। व्हेन एन इंडिविजुअल बिकम इन्फेक्टेड विद दीज माइक्रोब्स, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। ओके, तो जो आपकी एंटी माइक्रोबियल मेडिसिन हैं वो वहाँ पर वर्क नहीं करती, वायरस को, बैक्टीरिया को ख़त्म नहीं कर पाती और उनको डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रीट करना। ओके, तो वैक्सीन्स हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं, कई सारी वैक्सीन हम यहाँ पर यूज़ करते हैं AMR इन्फेक्शंस को रोकने के लिए। ओके, और अगर हम देखें तो एक स्पेशल तरीके की रिपोर्ट भी यहाँ पर जनरेट की गई, दैट्स कॉल्ड AMR वैक्सीन पाइपलाइन रिपोर्ट। ये अलग तरीके का इन्वेस्टमेंट और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए फ़ंड उपलब्ध कराएगी ताकि मिटिगेट किया जा सके AMR से। तो रिपोर्ट का ये कहना है कि हमें जो वैक्सीन्स हैं, स्पेशली एग्जिस्टिंग वैक्सीन है, अभी अगर आप देखो तो हमारे पास 4 प्रायोरिटी बैक्टीरियल पैथोजेंस के अगेंस्ट वैक्सीन ऑलरेडी अवेलेबल यहाँ पर है। कौन कौन से हैं? एक है आपका न्यूमोनिकल डिजीज़, एक है आपका HIV दैट इज़ इन्फ्लुएंजा वाला, फिर है आपका ट्यूबरक्लोसिस और फिर है आपका टाइफॉइड फीवर। इनके अगेंस्ट हमारे पास बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए वैक्सीन अवेलेबल है, लेकिन ये जो अवेलेबिलिटी है ये इनइक्यूटेबल है। ठीक है, बेसिकली अफ्रीका वगैरह जैसे कंट्रीज़ हैं या फिर कुछ और डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, उनके पास इसकी एक्सेस नहीं है, तो उसको भी एक्सेस यहाँ पर कराना है। तो बात यही कही गई कि इक्यूटेबल एंड ग्लोबल एक्सेस इसकी इंश्योर करनी चाहिए। इसके अलावा करंटली अगर हम देखें, लाइक BCG की वैक्सीन होती है ट्यूबरक्लोसिस से लड़ने के लिए, तो कहा जा रहा है कि वो भी TB से पूरी तरीके से आपको प्रोटेक्ट नहीं करती, इसमें मोर इफेक्टिव वैक्सीन लाने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि इस तरीके से नई वैक्सीन्स AMR के लिए आनी चाहिए। और काफ़ी बड़ी न्यूज़ के रूप में ये उभर करके आया, क्योंकि काफ़ी समय से AMR का जो इशू है वो काफ़ी घातक साबित हो रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो जान है वो यहाँ पर जा रही है। तो इससे हम फर्दर डेथ्स को रोक सकते हैं और साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स के यूज़ पर भी थोड़ा सा रिडक्शन जो है वो लगा सकते हैं, जिससे कि सिचुएशन को थोड़ा ईज़ किया जा सके। उसके बाद बात करते हैं आगे, और यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन ने आपने सुना होगा सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी के बारे में। इसमें एक नई चीज़ यहाँ पर हासिल की है। बेसिकली
आप देखो तो सोडियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, हर एक बैटरी टेक्नोलॉजी कुछ लगभग ऐसी सी होती है, ओके, जैसी इस इमेज के अंदर दिखाई गई है। इसमें एनोड होता है, कैथोड होता है, साल्ट ब्रिज है, आउटर सर्किट में वोल्ट मीटर लगा देते हैं बिजली को मापने के लिए, और यहाँ पर जो है वो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर भरे हुए होते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें स्टेबल होनी चाहिए ताकि बैटरी फटे ना, जले ना, या फिर उसमें किसी और तरीके का फॉल्टिंग सिस्टम ना हो। ये सब बैलेंस होना चाहिए, ओके, सब स्टेबल होना चाहिए चीज़ें। लेकिन सोडियम आयन बैटरी का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो अभी तक स्टेबल नहीं बना पाए थे, लेकिन यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के साइंटिस्ट हैं, इन्होंने इसमें थोड़ी सी चीज़ों को सुधारा है। इन्होंने नया फॉर्म ऑफ ऑक्सीसल्फाइड ग्लास इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पर तैयार किया है, जो कि आपका लो कॉस्ट है, जो कि आपका इजीली फैब्रिकेटेड है, और साथ ही साथ इसमें मैकेनिकल और केमिकल स्टेबिलिटी भी आपको मिल जाएगी। तो ये सारी की सारी जो प्रॉब्लम्स पहले आ रही थी, लाइक कॉस्ट बढ़ी हुई थी, फैब्रिकेटेड नहीं था, ठीक है, या फिर मैकेनिकल स्टेबिलिटी, केमिकल स्टेबिलिटी नहीं थी, अब ये हासिल की जा सकती है क्योंकि इन्होंने बनाया है ऑक्सी सल्फाइड ग्लास इलेक्ट्रोलाइट, जो कि इन सारी कंडीशंस को फुलफिल करेगा, ओके। तो ये जो है वो इस तरीके से आपको यहाँ पर वर्क करेगा। सोडियम बेस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी इसलिए लाई जा रही है क्योंकि लिथियम बेस्ड जो है उसका अल्टरनेटिव के रूप में लाई जा रही है, क्योंकि लिथियम के इतने ज़्यादा भंडार नहीं है और सभी जो है वो लिथियम आयन टेक्नोलॉजी पर वर्क नहीं कर सकते, ओके। वर्क करने का मतलब जब उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो फिर वो वर्क कहाँ से करेंगे। तो अभी तक कोई सिंगल सोडियम सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट मौजूद नहीं था जो सारी कंडीशंस को पूरी कर दे, लेकिन अब इसको यहाँ पर डेवलप किया गया है, ओके। तो सोडियम बैटरीज की अगर हम बात करें तो ये 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, सोडियम बैटरीज के अंदर लिथियम की तुलना में 3 गुना ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर रिक्वायर्ड होती है सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी को जनरेट करने के लिए, ओके। तो ये आपको सोडियम बैटरी जो टेक्नोलॉजी है उसका एक निगेटिव एस्पेक्ट मिल जाएगा। इसके अलावा सोडियम आयन बैटरीज जो हैं वो चीपर होती हैं टू प्रोड्यूस, ये आपको बेनिफिट मिल जाएगा सोडियम आयन बैटरीज का, ओके। तो क्योंकि सोडियम की रिक्वायरमेंट जो रॉ मटेरियल है वो काफ़ी भारी मात्रा में मौजूद है कंपेयर टू द लिथियम थोड़ा सा ही है, और वो भी कुछ साउथ अफ्रीकन नहीं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के पास में मौजूद है, ओके। तो ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा 3-4 पॉइंट और दिए गए हैं जो कि आपको बताते हैं कि लिथियम और सोडियम आयन बैटरीज में क्या तुलना की जा सकती है। लिथियम हैव मैनी एडवांटेजेस, लिथियम कार्बोनेट के प्राइस जो है वो बड़े हैं। हालांकि लिथियम के एडवांटेजेस तो काफ़ी हैं, लेकिन उसके प्राइसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी यहाँ पर हो जाते हैं। इसके अलावा जो कॉस्ट है वो पेंडेमिक वगैरह के दौरान और बढ़ गई, ऊपर से रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के कारण जो डिमांड है बिजनेसेस की लिथियम की वो बढ़ गई, जिसकी वजह से इसके प्राइसेस और ज़्यादा बढ़ गए। इसके अलावा लिथियम को माइन करने में एनवायरनमेंट को भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। लिथियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं या माइनिंग करते हैं तो बहुत सारा लिथियम केमिकल के द्वारा लीच होकर के जो ग्राउंड वाटर में यहाँ पर पहुँच जाता है, जिससे कि काफ़ी जो नुकसान है वो यहाँ पर होता है। इसके अलावा जो लिथियम आयन बैटरीज़ हैं उनको रिसाइकिल करने की प्रोसेस भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन सोडियम के सिलसिले में ऐसा नहीं है। सोडियम हमारे पास बहुत भारी मात्रा में मौजूद है। आप देख सकते हो कि ओशियन से भी हम जो है वो सोडियम को यहाँ पर जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ओके। तो ये सब कुछ पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। इसके बाद आगे बात करें तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड कंसेंट, हाउ ग्राम सभा हॉल्टेड रिस्की प्रोजेक्ट इन द पास्ट। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने हाल ही में नोटिफिकेशन निकाली और इन्होंने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स को चेंज करने की बात यहाँ पर कही है। अब चेंज करने की बात की है तो इसका क्रिटिसिज्म जो है वो कई सारे पॉलिटिशियंस और एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स के द्वारा यहाँ पर किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है कि अगर आपने फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के अंदर में चेंजेस करे तो ये आपका जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, देखो फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स अलग हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट अलग है। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का है, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को इंडिविजुअल और कम्युनिटी राइट्स यहाँ पर उपलब्ध कराता है, ओके। तो कहा यही जा रहा है कि अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल्स के अंदर मॉडिफिकेशन किए गए तो ये फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के प्रोविजंस को वायोलेट करेंगे, ओके। तो कौन कौन से 3 प्रोविज़न मैंने हाईलाइट किए हैं जो नए यहाँ पर बताए गए हैं, किस तरीके से इम्पैक्ट करेंगे, बस इतना अभी फ़िलहाल आपको यहाँ पर जानना है। इन्होंने कहा है कि दिस इज़ बिकॉज इट अलाउ प्राइवेट डेवलपर्स टू क्लियर फॉरेस्ट विदाउट ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम द ग्राम सभा। देखो जितने भी फॉरेस्ट के राइट्स हैं वो ग्राम सभा को दिए गए हैं अंडर द फॉरेस्ट राइट एक्ट, ओके। ग्राम सभा इलेक्टेड बॉडी होती है विलेज की। तो अब जो नए रूल्स यहाँ पर चेंज किए जा रहे हैं उसके हिसाब से प्राइवेट डेवलपर्स
को फॉरेस्ट क्लियर करने का पूरा राइट मिल जाएगा और उसके लिए उसको प्रायर परमिशन भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये तो बिल्कुल गलत तरीका हो गया, ये तो सारा का सारा अपोजिट हो गया राइट के। उसके अलावा फॉरेस्ट कंजर्वेशन रूल 2022 जो है वो फॉरेस्ट राइट की रेस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट पर शिफ्ट कर देते हैं, जबकि ये होनी चाहिए थी ग्राम सभा के ऊपर। ओके, तो ये भी दूसरा एक क्रिटिकल पॉइंट यहाँ से निकल करके आता है। तीसरी चीज़ ये है कि एफआरए जो है वो आपका इसलिए इनेक्ट किया गया था ताकि हिस्टोरिक इनजस्टिस को ख़त्म किया जा सके। ओके, एंड लैंड एलिनेशन ऑफ आदिवासी, जो आदिवासियों से ज़मीन को यहाँ पर छीन लिया गया था ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम, वो सब वहाँ पर उनको वो राइट उपलब्ध यहाँ पर हो। तो फ्री, प्रायर और इन्फॉर्म्ड कंसेंट जो ग्राम सभा से लिया जाता है वो एक इंटीग्रल पार्ट है फॉरेस्ट राइट एक्ट का, और आप उसको नहीं ले सकते। तो न्यू प्रपोज्ड जो आपके रूल्स हैं वो एक नए तरीके का हिस्टोरिक इनजस्टिस क्रिएट यहाँ पर कर देंगे। तो कुल मिला के जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं, अगर वो किसी तरीके का कोई प्रोजेक्ट फॉरेस्ट एरिया में करना चाहती हैं तो उनको एनओसी यहाँ पर लेना पड़ता। ठीक है, एनओसी मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो वही जो है सर्टिफिकेट अब यहाँ पर लेने की ज़रूरत फॉरेस्ट जो आपके कंजर्वेशन रूल है 2022 इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दी। इससे पहले जो ग्राम सभा है उसने कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्टों को रोका है जो कि आपके विदाउट एनओसी यहाँ पर जो है वो लिए गए थे। जैसे किन्नूर प्रोजेक्ट है 2022 में, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो आपका 804 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट लगना था, लेकिन ग्राम सभा ने इसकी परमिशन यहाँ पर नहीं दी। ग्राम सभा ने कहा नो मीन्स नो, इन्होंने एनओसी नहीं दिया। ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं दिया, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट लागू नहीं हो पाया और वहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो बच गई। ऐसे ही आपका हसदेव अरण्य के बारे में मैं पिछले 6 महीने से पढ़ा रहा हूँ। हसदेव अरण्य फॉरेस्ट छत्तीसगढ़ में है, वहाँ माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं, तो उसके लिए भी कई सारे जो ग्राम सभा के लोग हैं या फिर ट्राइबल्स हैं, ठीक है, सभी जो है वो इसका विरोध यहाँ पर कर रहे हैं कि इस तरीके से काम नहीं होना चाहिए। तो आप जो है वो इन 2 प्रोजेक्ट को याद रखोगे। इसके अलावा नियामगिरी के नाम से भी है और एक पोस्को के नाम से भी प्रोजेक्ट जो है वो भी यहाँ पर है, जिसके ऊपर ये सब काम चल रहा है। नियामगिरी जो है वो आपको उड़ीसा की नियामगिरी हिल्स के अंदर में यहाँ पर मिल जाएगा, और यहाँ पर बॉक्साइट की माइनिंग की जानी थी। ठीक है, लेकिन अब पता चला कि अगर बॉक्साइट की माइनिंग स्टार्ट यहाँ पर हो गई तो जो आसपास की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं या बायोडाइवर्सिटी है, फ्लोरा है, फोना है, उस सबको नुकसान होगा, तो उसको यहाँ पर धीरे धीरे बंद करवा दिया गया। ओके, यानी कि परमिशन ही नहीं दी गई। ओके, ऐसे ही आपका ये मिल जाएगा पोस्को वाला। ठीक है, और ये बेसिकली एक साउथ कोरिया की स्टील कंपनी है पोक्सो। ओके, और यहाँ जो है वो इलीगल तरीके से क्लियरेंस लेने की कोशिश की गई, लेकिन इसको रोक दिया गया। ओके, तो ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कैन अनमार्क्ड इंडिविजुअल ऑफ ए species inhabiting rugged terrain be estimated, study on Asiatic black bear shows how। तो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के साइंटिस्ट ने और हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साइंटिस्ट ने साथ में मिलकर के बेसिकली एक स्टडी की, और इन्होंने एशियाटिक ब्लैक बियर की डेंसिटी और पॉपुलेशन को कैलकुलेट किया एक नई तरीके के टूल का इस्तेमाल करके, और इस टूल का नाम था स्पेटियल प्रेजेंस एब्सेंस मॉडल। और इस मॉडल के अंदर में बेसिकली हम क्या करते हैं कि उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ के, जैसे एशियाटिक ब्लैक बियर्स हैं, ओके, तो इनके स्पेशल फीचर्स को यहाँ पर देख करके उनकी पॉपुलेशन को देखते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक यूनिक पैटर्न होता है, उस यूनिक पैटर्न से उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो दिस यूनिकली आइडेंटिफाइबल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स, जैसे कि टाइगर्स के ऊपर स्ट्रिप्स हैं या फिर लेपर्ड जैगुआर की पहचान है, उस तरीके से इस काम को यहाँ पर किया जाता है। ओके, तो ये काम किया गया। नीचे मैंने ब्लैक रंग के जो येलो कलर का बॉक्स है, इसमें एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में बताया गया है। पूरी दुनिया में बियर फैमिली की 8 स्पीसीज जो है वो पाई जाती हैं, जिसमें से एक है आपका एशियाटिक ब्लैक बियर, बाकी हैं अमेरिकन ब्लैक बियर, सन बियर, स्पेक्युलेटेड बियर, ब्राउन बियर, पोलार बियर, स्लोथ बियर और जायंट पांडा। जो एशियाटिक ब्लैक बियर है एशिया में पाए जाते हैं, हिमालय से लेकर के रशिया तक यहाँ पर पाए जाते हैं, और वल्नरेबल में रखा गया है IUCN की लिस्ट के अंदर, साइट्स के अंदर अपेंडिक्स 1 में हैं, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 में रखे गए हैं। बियर्स के इंडिया में 83 प्रोटेक्टेड एरियाज़ मौजूद हैं, 5 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर, स्पेशली हिमालयन रीजन में, और ये जो है वो 1200 से लेकर के 3000 मीटर की ऊंचाई पे रहते हैं, और ऊपर तक जा सकते हैं 4,500 मीटर तक। ओके, तो ये चीज़ें मिलेंगी। इसके अलावा ये जो है वो लार्ज कार्निवोरस स्पीसीज़ है, और बेसिकली अगर आप देखोगे कि हिमालयन इकोसिस्टम के अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है।
तो ये एशियाटिक ब्लैक बियर के बारे में इतना पता होना चाहिए था। इसके बाद आगे बात करें, लिखा हुआ है यहाँ पर बेसिकली IUCN की मीटिंग हुई, IUCN की स्पेशल मीटिंग हुई, ग्लोबल मीटिंग ऑफ द क्रोकोडाइल स्पेशलिस्ट ग्रुप दैट इज कॉल्ड CSG, और ये 26वीं ऐसी मीटिंग यहाँ पर थी। ओके, 3 से लेकर के 9 जुलाई 2022 को ये मीटिंग यहाँ पर हुई, और सिटी का नाम था केटुमल कह सकते हो। ओके, और आपकी मैक्सिको के अंदर ये सब काम जो है वो यहाँ पर हुए। इस मीटिंग के अंदर ये कहा गया कि पूरी दुनिया में जो ह्यूमन क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट्स हैं वो लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं, उसको रोकने के लिए हमें कुछ कदम यहाँ पर उठाने पड़ेंगे, लेकिन हर जगह एक जैसे कदम नहीं उठाए जा सकते, यानी कि नो वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच, यानी कि हर जगह एक जैसी अप्रोच लगाने की ज़रूरत नहीं है। डाइवर्सिटी ज़्यादा है, लोगों की कल्चर्स अलग अलग हैं, लोगों की हैबिटेट अलग अलग हैं, लोगों का रहना सहना अलग अलग है, तो उसी तरीके से एक सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं हो सकता, कॉमन सॉल्यूशन इज़ नॉट पॉसिबल, तो आपको अलग अलग लेवल पर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर जितने भी लोग आए उन्होंने कहा कि मोस्ट इफेक्टिव तरीका क्या है कन्फ्लिक्ट से मिटिगेट करने का, उनको ये सारे ऑप्शन दिए गए, और उन्होंने कहा कि पहले 3 ऑप्शन को छोड़ करके बाकी सारे ऑप्शन यूज़ किए जा सकते हैं। मतलब कंपनसेशन को ज़्यादा वरीयता मत दीजिए, लीथल कंट्रोल ऑफ प्रॉब्लमेटिक क्रोकोडाइल्स, जो क्रोकोडाइल्स बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं उनको हटाना, ठीक है, इस तरीके के काम मत कीजिए, या प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर बैरियर्स नहीं बनाइए। तो इन्होंने कहा कि जो प्रॉब्लमेटिक क्रोकोडाइल हैं उनको रिमूव करो या रीलोकेट यहाँ पर कर सकते हैं, बेनिफिट्स प्रोवाइड कराएं, रियल टाइम मॉनिटरिंग को रखें, पॉपुलेशन कंट्रोल कर सकते हैं, और साथ ही साथ ट्रेनिंग कर सकते हैं लोकल्स की, ताकि इन प्रॉब्लमेटिक क्रोकोडाइल से बचा जा सके। तो ये सारे इफेक्टिव मेजर्स लिए जा सकते हैं। इसके अलावा इनसे ये भी पूछा गया कि कौन सी एजुकेशन स्ट्रेटजी बढ़िया होती है ताकि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके। तो इन्होंने कहा कि आप जो है वो वार्निंग साइन का इस्तेमाल करो, आप जो है वो सेफ्टी मेजर्स या मीडिया कैंपेन वगैरह का इस्तेमाल करके इस चीज़ से निपट सकते हैं। इसके अलावा कुछ और रिकमेंडेशंस भी दी गई कि किस तरीके से जो इश्यूज़ हैं ये ह्यूमन क्रोकोडाइल कन्फ्लिक्ट के, इससे कैसे बचा जा सकता है। ओके, तो उसके अंदर कम्युनिटी का इस्तेमाल बताया, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन एरियाज़ उसको फॉर्म कर सकते हैं, या गवर्नमेंट एजेंसीज़ मदद कर सकती हैं, फिशर्स जो है वो मदद कर सकते हैं। क्रोकोडाइल्स के लिए पॉजिटिव टर्मिनोलॉजी जो है वो मीडिया को यूज़ करनी चाहिए, यानी कि मीडिया का इस्तेमाल करके। इसके अलावा जो क्रोकोडाइलियन अटैक हैं उनको रिपोर्ट करना चाहिए, नॉलेज कम्युनिटीज़ के पास होनी चाहिए, और जो प्रॉब्लम एनिमल्स हैं उनको रिलोकेशन करना चाहिए मारने के अलावा, ठीक है। तो जनरली ऐसा होता है ना कि उसको ख़त्म कर देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको रिलोकेट करने की कोशिश होनी चाहिए। याद रखना, ऊपर से इस सिटी का नाम जरूर याद रखना, ये सिटी जो है वो आपकी मैक्सिको के अंदर में यहाँ पर है जहाँ पर ये मीटिंग हुई। इसके बाद आगे बात करते हैं, और एक स्टडी हुई, इसने फाउंड ये किया कि जिनका लो BMI होता है, यानी कि बॉडी मास इंडेक्स कम होती है, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, नॉट मोर एक्टिव, दे जस्ट ईट लेस। ओके, तो पीपल जिनका BMI लोअर यहाँ पर होता है वो लेस एक्टिव होते हैं देन पीपल इन द नॉर्मल रेंज। तो नॉर्मल रेंज के पीपल से बहुत कम एक्टिव होते हैं जिनका BMI लो यहाँ पर होता है। तो ये जो है सब स्टडी हुई चाइना वगैरह के अंदर, और इन्होंने देखा कि लोग कम खाते हैं जिससे कि उनका BMI जो है वो कम होता है, और कम BMI का मतलब ये नहीं है कि हाईली एक्टिवनेस, इसका मतलब अब ये निकला कि वो कम एक्टिव यहाँ पर नज़र आए। ओके, तो अर्लियर ये बिलीव किया जाता था कि जो लो BMI के लोग हैं उनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है और नेचुरली मोर एक्टिव होते हैं, लेकिन अभी ये सब जो है वो गलत साबित यहाँ पर हो गया है। ये सब स्टडीज़ यहाँ पर हुई और इसके बारे में हमें यहाँ पर पता चला। स्टडी जो है वो 173 पीपल्स के ऊपर की गई, नॉर्मल BMI के कुछ लोग उठाए गए, और जो है वो आपके अंडर वेट यहाँ पर कुछ लोग उठाए गए, और उसके ऊपर ये स्टडी यहाँ पर हुई। कुल मिला के आपको इस रेड लाइन को यहाँ पर याद रखना था। ये पहले था, अब जो है बात ये है कि ये ज़्यादा एक्टिव नहीं फाउंड हो रहे हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे, और साइंटिस्ट ने पता लगाया है कि क्लाउड बस्ट वगैरह, बेसिकली साइंटिस्ट ने क्या, DTE एक्सप्लेन कर रहा है कि क्लाउड बस्ट क्यों होते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पर भारी मात्रा में क्लाउड बस्ट जो है वो देखने के लिए मिले। तेलंगाना में भी भारी मात्रा में क्लाउड बस्ट मिले हैं। ये याद रखना कि कहाँ कहाँ पर क्लाउड बस्ट आए। तो क्लाउड बस्ट के बारे में ये पूरी स्लाइड के अंदर में DTE ने एक्सप्लेन किया है। क्लाउड बस्ट क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल एक स्पेशल लोकल एरिया में यहाँ पर गिर जाती है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कहा है कि अगर 1 घंटे में 100 mm से ज़्यादा की वर्षा हो जाती है एक पर्टिकुलर इलाके में, तो उसको क्लाउड बस्ट की कंडीशन यहाँ पर कहा जाता है। क्लाउड बस्ट होगा तो फ्लैश फ्लड्स यहाँ पर आएंगे, और स्पेशली मई टू सितंबर में ये चीज़ ज़्यादा आती है जब साउथ वेस्ट मानसून प्रिवेल कर रहा होता है।
इसके पीछे का फिनोमिना बताया कि लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन जो यहाँ पर होती है वो ओरोग्राफिक लिफ्ट के कारण होती है। ओरोग्राफिक मतलब माउंटेनियस रेनफॉल, जब एयर सबसाइड तो जब आपकी जो एयर ऊपर की तरफ उठती है और रेनफॉल यहाँ पर करती है। ओके, इट इज़ द प्रोसेस जिसकी वजह से क्लाउड्स जो कि ऑलरेडी रेन करने वाले होते हैं वो और ज़्यादा पुश हो जाते हैं और ज़्यादा जो उसके अंदर बेसिकली वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती हैं, जिससे कि एक नया सिनेरियो क्रिएट होता है और लाइटनिंग जो है वो इस रेनफॉल को और डिले यहाँ पर करती रहती है। अचानक से ये चीज़ यहाँ पर फटती है और डेंस क्लाउड यहाँ पर बन जाते हैं, इवेंचुअली बर्स्ट, और लार्ज वॉल्यूम ऑफ मॉइस्चर जो है वो आपका अब होल्ड करने की जो पावर है वो वहाँ पर नहीं रहती, तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। ओके, तो इस तरीके से ये आपका बेसिकली क्लाउड बस्ट का फिनोमिना बताया है। आपने पढ़ा है ज्योग्राफी के अंदर में, ये तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। ओके, बाकी डिटेल में तो आपने कवर किया है ज्योग्राफी अपने कोर्स के अंदर। तो इस तरीके से फिनोमिना जो है वो माउंटेनियस रीजन में काफ़ी कॉमन है, और इसके लिए आप देखो कि डॉपलर रडार सिस्टम जो है वो प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी तरीके का क्लाउड बस्ट तो नहीं आने वाला, या क्लाइमेटिक कंडीशन क्लाउड बस्ट की तो नहीं हो गई है। ये मैंने हिंदी में भी दे दिया, किसी को लगता हो कि कुछ समझ में नहीं आया तो बहुत ईजी थी चीज़ें, ये तो ठीक है, सिंपल सी चीज़ें हैं और इसको ऐसे का ऐसा ही आप यहाँ से पढ़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, बात करते हैं आगे। लिखा हुआ है जीन ट्रांसफ़र एनहेंसेस इंसेक्ट सर्वाइवल सेज स्टडी। तो एक स्टडी हुई, इस स्टडी ने कहा कि जब जीन ट्रांसफ़र करते हैं तो इंसेक्ट के सर्वाइवल की जो बेसिकली इंसेक्ट का सर्वाइवल जो है वो यहाँ पर एनहांस किया जा सकता है। ओवर द लास्ट हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर बहुत सारे माइक्रोब्स, बहुत सारे प्लांट्स हैं, हैव डोनेटेड मोर देन 1400 जीन्स टू इंसेक्ट। तो यहाँ पर आपको पता है कि एक होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, जितनी ज़्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी स्पीसीज़ का सर्वाइवल उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा, और वही बात यहाँ पर की जा रही है। कई सारे माइक्रोबियल्स जीन जो है वो एक्विजिशन किए जाते हैं, मतलब इधर से उधर ट्रांसफ़र होते रहते हैं, जीन का ट्रांसफ़र होता रहता है एक स्पीसीज़ से दूसरी स्पीसीज़ के अंदर में भी। ओके, तो उससे जो है वो आपके बेटर सर्वाइवल टूल एक स्पीसीज़ को हासिल हो जाते हैं, नॉट ओनली इंसेक्ट बट बाकियों को भी। ओके, तो इससे जो है वो उनके बेटर ट्रेट उनके अंदर आते हैं। ओके, उनका डेवलपमेंट होता है, एवोल्यूशन इसको कह सकते हैं, मेटिंग प्रोसेस जो है वो बेहतर हो सकती है। ओके, न्यूट्रिशन, ग्रोथ, या क्लाइमेट चेंज है या एनवायरमेंटल चेंजेस हैं उनसे एडेप्टेशन भी हो सकता है। अगर जीन ट्रांसफ़र किए गए तो इंसेक्ट की पॉपुलेशन को बचाया जा सकता है। ट्रांसफ़र होगा यहाँ पर आप देखो, द ट्रांसफ़र ऑफ जीन फ्रॉम द माइक्रोब्स टू इंसेक्ट कुड हैव ओकर्ड थ्रू द हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र, दिस इज कॉल्ड HGT, हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। उसके कारण माइक्रोब से इंसेक्ट में जीन का ट्रांसफ़र होता रहता है। इट अलाउ जीन्स टू मूव बिटवीन स्पीसीज़, जीन्स जो है वो स्पीसीज़ के बीच में मूव करते रहते हैं। ओके, हॉरिजॉन्टल लेवल पर। और साथ ही साथ आप देखो कि डिफरेंट बैक्टीरियल स्पीसीज़ वो इन जीन को एक्सचेंज कर सकती हैं, और इसमें ऐसी स्पीसीज़ या बेसिकली ऐसे बैक्टीरियल और ऐसे जीन्स भी आ सकते हैं जो कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस भी होते हैं। ओके, तो ये थोड़ा सा टर्म आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ दिस हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। ओके, तो हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र जो है वो क्वाइट कॉमन है बैक्टीरिया के अंदर स्पेशली, बट यूकेरियोट्स के अंदर ये जो है वो आपका ज़्यादा ओकर में नहीं होता है। ओके, तो रेयरली ऑब्जर्व किया जाता है यूकेरियोट्स में। ओके, तो ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, बैक्टीरिया में कॉमन है हॉरिजॉन्टल जीन ट्रांसफ़र। उसके बाद आगे चलते हैं, और टाइड्स जो हैं वो काफ़ी राइज हो गए हैं, जिससे कि बांग्लादेश की जो कोस्टल एरियाज़ हैं वहाँ पर लाइवलीहुड डिस्ट्रॉय हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर कई सारे हाउसेज हैं कोस्टल एरिया में बांग्लादेश के, वहाँ पर हाई टाइड की कंडीशन मिली, जिसकी वजह से रिवर्स हैं या फिर बाकी और लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब ख़राब हो गई हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि खोलपेटुआ रिवर है। ओके, और वहाँ पर 40 मीटर का जो एम्बैंकमेंट था वो टाइडल प्रेशर के कारण टूट गया, सबमर्ज हो गया नियर बाई एरियाज़। और इससे पहले भी यहाँ पर हुआ है, लाइक पीपल इन दिस एरिया, वो पहले भी साइक्लोन सिडोर 2007 में आया था, साइक्लोन आयला। ओके, तो ये जो है वो 2009 में आया था। साइक्लोन फैनी है 2019 में, साइक्लोन बुलबुल है। ओके, और साइक्लोन एम्फन है, ये सब यास भी आए। तो इन सब के कारण यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी ये लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ हैं या लाइव्स हैं, रिस्क हैं, ये सब चलता रहता है, ये सब कॉमन है और ये सिचुएशन बनी हुई है। तो वाई फ्लड्स आर हैपनिंग, इसके बारे में बताया गया है। फ्लड्स क्यों हैपन हो रहे हैं भाई? सिंपल सी बात है कि लो प्रेशर एरिया बनेगा तो साइक्लोनिक कंडीशंस यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि लो प्रेशर एरिया इज़ अ प्री कंडीशन फॉर साइक्लोन। ओके, तो यहाँ पर नॉर्थ वेस्ट वे ऑफ बंगाल में या एडजॉइनिंग उड़ीसा वेस्ट बंगाल कोस्ट है, वहाँ पर मॉनसून एक्सेस जो है वो मर्ज होती हैं, जिसकी वजह से कंडीशंस बन जाती हैं।
फेयरली एक्टिव हो जाता है वोल्केनिक कंडीशन और मॉनसून दोनों, ओके, और मॉडरेटली एक्टिव होता है नॉर्थ बे ऑफ बंगाल में। क्लाइमेट चेंज के कारण ये सिनेरियो और ज़्यादा वर्स्ट हो जाते हैं, टाइडल प्रेशर बढ़ जाता है क्लाइमेट चेंज के कारण भी, जिसकी वजह से ये सिचुएशन और ख़राब हो जाती है। इसके बाद आगे चलते हैं और यहाँ पर एक डोरमेंट ब्लैक होल यहाँ पर निकला है, कहाँ पर, मिल्की वे के सैटेलाइट गैलेक्सीज में, ओके। तो देखते हैं क्या बात यहाँ पर हुई है। एक डोरमेंट ब्लैक होल जो है वो मिल्की वेज के नाइबरहुड में क्वाइटली देखने के लिए मिला। मतलब जनरली जो ब्लैक होल होते हैं वो वायलेंट एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक डोरमेंट ब्लैक होल जो है वो यहाँ पर देखने के लिए मिला है। मिल्की वे के नाइबरहुड में ये जो है वो शांत एकदम ब्लैक होल यहाँ पर मौजूद था। स्टेलर ब्लैक होल था, मास ज़्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, मिडिल साइज का है, ओके। और लार्ज मैगलेनिक क्लाउड जो कि एक स्मॉल गैलेक्सी है, मिल्की वे अपनी गैलेक्सी, इसके बराबर में ये गैलेक्सी आपको दूसरी मिल जाएगी, और ये छोटी गैलेक्सी है, इसके सेंटर में ये जो है वो आपको मिल जाएगा। ब्लैक होल जो है वो यूजुअली ऐसे फॉर्म होते हैं जैसे कि आपका स्टार कोलैप्स होता है। मैंने कई बार ब्लैक होल के बारे में बताया है। जब स्टार कोलैप्स होने की फेज़ में होता है तो अपने लास्ट फेज़ में वो जो है वो ब्लैक होल जो है वो बनता है, ओके। काफ़ी बड़ा एक्सप्लोजन के साथ ये सब चीज़ें यहाँ पर क्रिएट होती हैं, ओके। लेकिन अभी जो है वो ऐसा हुआ है कि ये जो लार्ज मेगालेनिक क्लाउड गैलेक्सी के बीच में ब्लैक होल मिला, दैट इज़ कॉल्ड BFTS-243, ये इतना ज़्यादा इस तरीके से नहीं बना, ओके। ये इतना ज़्यादा यहाँ पर ब्लैक होल जिस तरीके से बनना चाहिए था उस तरीके से फॉर्म नहीं हुआ। दिस मीन्स डाइंग स्टार कोलैप्स डायरेक्टली एंड देयर वाज नो सुपरनोवा एक्सप्लोजन। सुपरनोवा एक्सप्लोजन था ही नहीं, जिसकी वजह से ही तो हम इसको डोरमेंट यहाँ पर कह रहे हैं, या फिर क्वाइट यहाँ पर इसको कह रहे हैं, ओके। तो ये चीज़ें यहाँ पर निकल करके आएंगी। नॉट जस्ट दैट इट इज़ अ डोरमेंट बिकॉज इट डजेंट इमिट हाई लेवल ऑफ एक्सरे, ये एक्सरेज के हाई लेवल्स पे रिलीज यहाँ पर नहीं कर रहा है। ब्लैक होल्स नॉर्मली जो हैं वो अनदर ब्राइट स्टार के चारों तरफ ऑर्बिट भी यहाँ पर करते हैं, लेकिन इसमें ये भी देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिल रहा। साइंटिस्ट ने जो है वो इसके कंपेनियन स्टार, जो एक और हॉट ब्लू स्टार है 25 टाइम्स हैवियर है देन सन, उसको लोकेट किया और उसकी मदद से इसको निकालने की कोशिश की। और स्टडीज़ अराउंड 1000 मैसिव स्टार्स, बेसिकली जो लार्ज मैगलेनिक क्लाउड है उसके चारों तरफ का जो स्टार फॉर्मिंग रीजन है उसमें इस तरीके के और ब्लैक होल्स भी यहाँ पर जो है वो ढूंढने की कोशिश हो रही है, ओके। तो जस्ट एक आइडिया जो है वो यहाँ पर रखो कि क्या चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ओके। तो इस तरीके के डोरमेंट ब्लैक होल जो हैं वो भी डिस्कवर किए जा रहे हैं। अफ्रीका प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्फ्रेंस जो है वो यहाँ पर हुई, कांग्रेस आप इसको कह सकते हैं, और पहली ऐसी एक कांग्रेस जो है वो यहाँ पर हुई है। द फर्स्ट एवर अफ्रीका प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस यहाँ पर ऑर्गेनाइज की गई, और ये कहाँ पर हुई, किगाली रवांडा के अंदर। और इसमें डिस्कस किया जाएगा कि आखिर जो प्रोटेक्टेड एरियाज़ हैं लाइक नेशनल पार्क है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ हैं, कम्युनिटी रिजर्व हो सकते हैं, उनका क्या रोल यहाँ पर होता है नेचर को कंजर्व करने में। IUCN जो है वो उसने इसको यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। तो ये ऑर्गेनाइज़ किया और इसके अंदर बेसिकली किगाली कॉल जो है वो निकल करके आई। अभी देखेंगे ये क्या होती है। तो देखो ये चीज़ आपको याद रखनी है पहले तो कि ये अफ्रीका प्रोटेक्टेड एरिया कॉन्फ्रेंस कांग्रेस जो है वो कहाँ पर हुई और किसने ऑर्गेनाइज़ की, IUCN ने। इसके अलावा इसमें एक बात कही गई कि ट्रॉफी हंटिंग होती है। ट्रॉफी हंटिंग मतलब जो बायोडाइवर्सिटी है, या फिर आप कह सकते हो कि जो आपकी फोना है, ठीक है, उसको ट्रॉफी के लिए हंट किया जाता है। तो उससे काफ़ी लोगों को लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलती हैं, लेकिन अभी आपको पता चलेगा, देखो बहुत सारी कम्युनिटीज़ को इससे लाइवलीहुड मिलता है, ओके। तो ये जो है अभी कहा गया है कि इसको बंद करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसको बेसिकली काफ़ी सारे लोगों ने अपोज किया है, क्योंकि ट्रॉफी हंटिंग जो है उससे काफ़ी फ़ायदा जो है नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए था, ओके। तो लाइवलीहुड ऑफ कम्युनिटीज़ तो मिलता है, लेकिन साथ में पॉपुलेशन भी डिक्लाइन यहाँ पर हो रही है उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ की, क्योंकि आप छोटी स्पीसीज़ को तो यहाँ पर जो है वो उनकी हंटिंग करोगे नहीं, ओके। तो आप ऐसी स्पीसीज़ को मारोगे जो कि रिस्क में है बहुत ज़्यादा। तो ऐसी सभी स्पीसीज़ को अब यहाँ पर जो है वो इनको बंद किया जाना चाहिए, ट्रॉफी हंटिंग बैन यहाँ पर होनी चाहिए धीरे धीरे, ओके। और जो कम्युनिटीज़ हैं उनको अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ लाइवलीहुड यहाँ पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए। इस कांग्रेस का एक फोकस ये भी था कि मीटिंग करने का कि जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़ हैं उनकी भी बात को यहाँ पर सुना जाए, और लोकल या इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ हैं जो नेशनल पार्क वगैरह के आसपास रहती हैं उनको काफ़ी दिक्कत होती है, ओके। मतलब उनसे हैवी प्राइसेस वगैरह भी लिए जाते हैं कंजर्वेशन के नाम पर, वो सब भी थोड़े से रुकने चाहिए। तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर में डिस्कस करने की बात की गई।
अब ये मीटिंग शुरू हुई, मीटिंग चलती रही और ख़त्म भी हुई, और ख़त्म होते होते यहाँ पर कुछ चीज़ें निकल कर के आई। एक चीज़ तो ये थी कि हमें कम्युनिटी लेड इनिशिएटिव्स पर फोकस करना पड़ेगा कंजर्वेशन के लिए, और ये बात इस मीटिंग में निकल कर के आई। तो इन्होंने कहा कि सबसे बेहतर स्ट्रेटजी ये है कि हम कम्युनिटीज़ का इस्तेमाल करें नेचर को कंजर्व करने में, यानी कि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन। ओके, तो इसकी बात की गई। हम उनकी ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल करें, हिस्टोरिकल नॉलेज का इस्तेमाल यहाँ पर करें। वाइल्ड लाइफ जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है अफ्रीका में, और उसको जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ की मदद से हमें उसको बचाना पड़ेगा। तो कम्युनिटीज़ को जो है वो अपने फोर फ्रंट में रखें इम्प्लीमेंटेशन के, और इस बात को बिल्कुल मेक श्योर करें कि ओनरशिप है या वो सब चीज़ें इंश्योर रहें। कम्युनिटी या कंजर्वेशन बेस्ड रिवेन्यू स्कीम्स वो सब भी अच्छे से वर्क यहाँ पर करती रहे। कुल मिला के कम्युनिटीज़ के योगदान के ऊपर बात की गई। इन्होंने एक एग्जाम्पल भी लिया, लाइक द कैंप फायर प्रोग्राम। ये एक कम्युनिटी बेस्ड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन प्रोग्राम था जिम्बाब्वे के अंदर। इसका एम ये था कि वाइल्ड लाइफ जो है वो उसको यहाँ पर बचाना है। इट एम्स टू अप्रोच वाइल्ड लाइफ एज अ रिन्यूएबल एंड प्रॉफिटेबल रिसोर्स। ओके, तो इसको बचाने की बात यहाँ पर की गई। इन सब के अलावा अगर हम देखें यहाँ पर, तो अफ्रीका प्रोटेक्टेड एरिया कांग्रेस के डेलीगेट्स ने अडोप्ट किया किगाली कॉल टू एक्शन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए स्पेशल फंड टू कंपनसेट कम्युनिटी अफेक्टेड बाय द ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर तो जो है वो आपकी कम्युनिटी बेस्ड मैनेजमेंट की बात हो गई ऊपर। ओके, और अब नीचे जो है वो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट के ऊपर बात की, और इन्होंने यहाँ पर जो है वो साइन की है किगाली कॉल टू एक्शन। किगाली कॉल टू एक्शन जो है वो एक स्पेशल तरीके के फंड के निर्माण के लिए है। स्पेशल फंड इसके अंदर में बनाया जाएगा। ओके, और ये फंड जो है वो बेसिकली ऐसे सभी कम्युनिटीज़ को कंपनसेट करने के लिए होगा जो ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कन्फ्लिक्ट से अफेक्टेड यहाँ पर हुई है। इस सब के अलावा एक 200 बिलियन का ट्रस्ट फंड भी यहाँ पर तैयार किया जाएगा, जिससे कि हम लगभग 8600 के करीब प्रोटेक्टेड एरियाज़ को कंजर्व करेंगे, उनका मेंटेनेंस वगैरह करेंगे, जो कि अक्रॉस द अफ्रीका बने हुए हैं। ओके, तो इस तरीके से ग्लोबल कंट्रीब्यूशन इसमें यहाँ पर मिलेगा, और ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखने हैं। उसके बाद बात करते हैं आगे, और नई दिल्ली और विंडहोक दोनों ने मिलकर के 8 चीताज को इंडिया में लाने के लिए एमओयू साइन किया है। आपको पता है कि हम नामीबिया से जो है वो चीता जो है उनको यहाँ पर अब मंगा रहे हैं इंडिया के अंदर, और इंडिया में जो चीतेज़ हैं वो कूनो नेशनल पार्क के अंदर में रखे जाएंगे। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और नामीबिया की सरकार ने एमओयू साइन किया, और 8 चीताज जिसमें 4 मेल होंगे और 4 फीमेल होंगे, उनको जो है वो इंडिया लाया जाएगा अफ्रीकन कंट्री से। ओके, और कूनो नेशनल पार्क में उसको यहाँ पर रखा जाएगा। और राइट, और कूनो नेशनल पार्क में इसके लिए 7 एनक्लोजर्स जो हैं वो बनाए भी गए हैं। काफ़ी लंबे समय से ये काम चल रहा है। वैसे तो हम 1952 से ही चीता रीइंट्रोडक्शन या चीता ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट को चलाने की सोच रहे हैं। ओके, अफ्रीकन चीताज को लाने की सोच रहे हैं, क्योंकि एशियाटिक चीता ख़त्म हो गए इंडिया में से, एक्सटिंक्ट हो गए। ओके, तो हम जो है वो चीता को जो है वो इस तरीके से लाने की सोच रहे हैं। चीताज यहाँ इंडिया के अंदर लाए जाएंगे और उनकी टेस्टिंग की जाएगी, कहीं कोई डिजीज़ तो नहीं है, लाइक कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस तो नहीं है, या फिर पर्वो वायरस है, या एडिनो वायरस है। इस तरीके के वायरस का डिटेक्शन यहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद जो है वो आपका उनको कूनो नेशनल पार्क में यहाँ पर छोड़ा जाएगा। छोड़ने के बाद उनकी लगातार मॉनिटरिंग भी की जानी होगी। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। इस समय वर्तमान में सिर्फ 12 के करीब एशियाटिक चीताज मौजूद हैं। अफ्रीकन चीताज तो हैं अफ्रीका में मौजूद, लेकिन ईरान और इंडिया में जो एशियाटिक चीताज पाए जाते थे वो ख़त्म हो गए थे, और हाल ही में जो है बस थोड़े से ही चीताज जो हैं वो बचे हैं, स्पेशली एशियाटिक। ओके, तो ईरान से हमने पहले कहा था एशियाटिक चीताज को सेंड करने के लिए, बट ईरान ने मना कर दिया क्योंकि ज़्यादा बचे नहीं थे। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने एक ड्राफ्ट इशू किया 6 जुलाई को, और उन्होंने अनाउंस किया कि 46,832 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है वेस्टर्न घाट का, उसको इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर यहाँ पर करेंगे। ये नोटिफिकेशन यहाँ पर रिलीज़ की, और इस 46,832 में से सबसे ज़्यादा एरिया कर्नाटक के पास है, फिर तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, इन सब के पास है। इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर हो जाएगा तो वहाँ पर रूल्स एंड रेगुलेशंस एनवायरनमेंट के वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएंगे, आप बिना परमिशन कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इस सब को चलते हुए कर्नाटक की सरकार ने यहाँ पर भारी अपोजिशन इसका किया है, और अपोजिशन के चलते बात ये की गई कि ये जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है, इससे लोकल कम्युनिटीज़ के लाइवलीहुड को थ्रेट यहाँ पर होगा। पहला पॉइंट जो कर्नाटक की सरकार कह रही है कि इसको नहीं लागू करना चाहिए, क्यों?
दूसरी चीज़ इन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंड हैं, उनके लोकल रिसोर्सेज वो सब अफेक्ट हो जाएंगे क्योंकि आप उन्हें एग्रीकल्चर की परमिशन इस इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया में नहीं दोगे। तीसरी बात जो इन्होंने यहाँ पर कही कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है या डेवलपमेंट वर्क है इस प्रोटेक्टेड एरिया में नहीं कर पाएंगे कर्नाटक की सरकार, जो कि काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, परमिशन लेनी पड़ेगी। तीसरी पॉइंट इन्होंने इस बात को यहाँ पर कहा। तो ये कर्नाटक की सरकार कह रही है। बाकी और छोटे छोटे विद्रोह और भी हो रहे हैं, अपोजिशन और भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि भाई ये एरिया इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया डिक्लेयर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे जो आपके लाइवलीहुड हैं लोकल्स के उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे, साथ ही साथ एनवायरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बरकरार रहेंगी। ओके, उसके बाद आगे बात करते हैं। और यहाँ पर न्यूज़ के अंदर आई हाटी कम्युनिटी। हाटी कम्युनिटी जो है वो 5th शेड्यूल स्टेटस की डिमांड यहाँ पर कर रहे हैं। ओके, तो हाटी कम्युनिटी के जो लीडर्स हैं वो बेसिकली ट्रांसगिरी रीजन में रहते हैं हिमाचल प्रदेश के। पहले तो आपको एरिया ही पता होना चाहिए। और इनका कहना ये है कि इस पर्टिकुलर एरिया को, ट्रांसगिरी रीजन को, या इस हमारी जो कम्युनिटी का एरिया है उसको 5th शेड्यूल एरिया जो है वो डिक्लेयर यहाँ पर किया जाना चाहिए। ये हमारी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड यहाँ पर है। हाटी कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब के रूप में रजिस्टर्ड कम्युनिटी है। अगर इनको ट्राइब का स्टेटस यहाँ पर मिल गया तो डेवलपमेंट वर्क तेज़ी से हो पाएंगे। ओके, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर बढ़ेंगी और लोगों का वेलफेयर भी यहाँ पर होगा। ये इनका कहना है, जिसकी वजह से ये 5th शेड्यूल एरिया की डिमांड को बेसिकली कर रहे हैं। ओके, तो हाटी कम्युनिटी जो है वो गिरी और टोन्स रिवर्स के बीच में यहाँ पर रहती है। दोनों की दोनों रिवर जो हैं वो साउथ ईस्टर्न पार्ट में हिमाचल प्रदेश के और फाइनली यमुना में मिलती हैं। ओके, टोन्स जो है वो हिमाचल और उत्तराखंड के बीच का बॉर्डर भी यहाँ पर बनाती है। और हाटी कम्युनिटी जो है वो ट्रांसगिरी रीजन में रहती है। जैसा कि मैंने बताया, इनकी जो लिंग्विस्टिक और कल्चरल सिमिलैरिटीज़ हैं वो ऐसे मिलेंगी जैसे जाउंसवार वारुआ रीजन में रहने वाले लोगों की हैं। ओके, तो ये जो है वो इस तरीके से आपको मिलेगा। 1814 में जो रीज़न है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा कन्क्वर यहाँ पर कर लिया गया था, जिसकी वजह से ये सब जो है वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ इस तरीके से उभर करके आए। तो ये जो है वो डिमांड कर रहे हैं। कम्युनिटी न्यूज़ में है, आपको पता होना चाहिए क्यों है। इसके बाद क्लाइमेट चेंज के बारे में लिखा हुआ है और लिखा है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो प्लांट्स की लाइफ को यहाँ पर पूरी तरीके से अफेक्ट करती है। कैसे वो बेसिकली प्लांट्स बड़े होंगे, कैसी उनकी पत्तियाँ होंगी, कैसी नहीं होंगी, वो सब चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो साइंटिस्ट ने इस चीज़ को फाउंड किया है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो प्लांट्स के फंक्शंस को यहाँ पर चेंज कर रहा है, इज़ अफेक्टिंग द प्लांट्स फंक्शनल ट्रेट्स। तो इन्होंने क्या किया है, बेसिकली कई सारे रिसर्चर्स, सिटीजन्स, साइंटिस्ट, स्टूडेंट्स साथ में आए और साथ में आने वाला जो नेटवर्क इन्होंने क्रिएट किया इसको कहते हैं फिनोबेस। ओके, PHENOBS। ओके, तो ये जो है वो साथ में आए और इन्होंने नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में जितने भी प्लांट्स थे उन सब के ऊपर स्टडी यहाँ पर की। फिलहाल दिस स्टडी को फिनोलॉजी कहा जाता है। ओके, तो उसके ऊपर इन्होंने यहाँ पर स्टडी की। इन्होंने प्लांट्स की हाइट को देखा कि क्लाइमेट चेंज का उस पर क्या असर पड़ रहा है, लीफ के एरिया को देखा, कार्बन कितना स्टोर कर रहे हैं, नाइट्रोजन कितना स्टोर कर रहे हैं, ड्राई मैटर कंटेंट कितना है या सीड मास कितना है, उस सबको यहाँ पर ऑब्जर्व करने की इन्होंने कोशिश की। कुछ जो पॉइंट्स हैं उन्होंने यहाँ से निकाले। इन्होंने कहा कि जो बड़े प्लांट्स विद लार्ज लीव्स, जिनकी लीव्स जो है वो बड़ी होती हैं, उनकी लीव्स जो है वो आभी पहले जाती हैं। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि अगर लीव्स बड़ी हैं तो वो जो है उनका डेट्यूरेशन, डिग्रेडेशन भी जो है वो पहले हो जाता है। उनकी सेल जो है वो भी पहले बूढ़ी हो जाती है, मतलब बेसिकली उनकी एज ज़्यादा जल्दी हो जाती है। इस तरीके की चीज़ें जो है वो निकल करके आए। आपको जस्ट याद रखना है कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट हम पर, तुम पर नहीं, हर चीज़ पर पड़ेगा। और इसमें प्लांट पर कैसे पड़ेगा तो आप देख सकते हो यहाँ पर। जस्ट ऑब्जर्व करने की यहाँ पर कोशिश करो। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि जो आपकी बड़े पत्तों वाले पौधे होते हैं या पेड़ होते हैं, प्लांट होते हैं, उन पर ड्रॉट की कंडीशंस ज़्यादा वल्नरेबल रहती हैं। टेम्परेचर चेंज का ज़्यादा इफेक्ट उनके ऊपर पड़ता है कंपेयर टू द स्मॉलर एंड थिकर लीव्स। ओके, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि शॉर्टर प्लांट जो हैं वो ग्रो होते हैं, लीफ होते हैं और एग्जीक्यूट होते हैं अदर बायोलॉजिकल चेंजेस अर्लियर देन देयर कन्वेंशनल ड्यूरेशन। तो पहले जो ड्यूरेशन में वो ग्रो होते या उनके फूल फल निकल करके आते, उससे पहले ही जो है वो ये सब चीज़ें होने लगती हैं अगर प्लांट शॉर्ट है तो, अगर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट पड़ा तो। ओके, तो और ये भी पता चला कि स्पीसीज़ जो कि टालर हैं या लार्जर लीव्स की यहाँ पर होती हैं, उनका फ्लोवरिंग और फ्रूटिंग टाइम चेंज हो जाता है क्लाइमेट चेंज की वजह से। और ये जो है वो आपका स्मॉलर स्पीसीज़ की तुलना में बेसिकली जो है वो मतलब
एक तो टाइमिंग जो है वो इनकी ख़राब हो गई, और ऊपर से जो दूसरे पेड़ पौधे हैं जिन पर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं पड़ता उसकी तुलना में भी इफेक्ट अलग देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इसके बाद बात करते हैं आगे, और कोविड-19 को लगभग 2.5-3 साल हो गया और अभी तक माइक्रोनेशिया के अंदर एक भी केस नहीं निकला था। माइक्रोनेशिया बेसिकली ये रीज़न देख सकते हो यहाँ पर, ओके, फेडरल स्टेट ऑफ माइक्रोनेशिया इसको कहा जाता है। यहाँ पर कोविड का एक भी केस नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में 35 पीपल जो हैं वो यहाँ पर कोविड-19 के निकले हैं। ओके, ज़्यादा पॉपुलेशन है नहीं, 0.1 मिलियन की पॉपुलेशन एटलीस्ट यहाँ पर है, और स्मॉल आइलैंड कंट्रीज़ हैं। ओके, यहाँ पर कोविड-19 जो फ्री टैग इसको मिला हुआ था, लेकिन अब ये टैग जो है वो इससे चला गया। यहाँ पर कोविड के केसेस देखने के लिए मिले हैं। इसके बाद अफ्रीका की जो बेसिकली हाल ही में अभी पीछे पढ़ाया था आपको कि मलेरिया की एक वैक्सीन इसको रोल आउट यहाँ पर किया गया है। वैक्सीन देख सकते हो, ये रही। ओके, इस वैक्सीन का नाम यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया। ओके, और ये वैक्सीन एकमात्र वैक्सीन अभी मलेरिया की जो है वो उपलब्ध है, और अब ये जो है वो अफ्रीका में मलेरिया के केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, तो अफ्रीका में पहली बार मलेरिया की वैक्सीन यहाँ पर जाएगी। और इसके लिए जो गावी नाम का ग्लोबल वैक्सीन एलायंस है, ओके, ग्लोबल वैक्सीन अलायंस, इसी को हम गावी कहते हैं, GAVI। ओके, तो ये जो है वो $160 मिलियन का सपोर्ट भी यहाँ पर उपलब्ध कराएगा। तो $160 मिलियन का इंटरनेशनल सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा अफ्रीका में पहली मलेरिया वैक्सीन रोल आउट करने में। मलेरिया एक प्राइमरी कोज है जिससे बहुत सारे बच्चों की डेथ हो जाती है सब साहारन अफ्रीका में। 2020 में लगभग 1 मिलियन से आधा मिलियन कहो, आधा मिलियन जो अफ्रीकन चिल्ड्रन है उनकी डेथ जो है वो यहाँ पर मलेरिया के कारण यहाँ पर हो गई, और हर मिनट जो है वो लगभग एक बच्चा मलेरिया से उसकी डेथ यहाँ पर हो जाती है। तो इन्होंने जो है वो नई फंडिंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर हासिल कराई है, और जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर अब मलेरिया की ये वैक्सीन उपलब्ध यहाँ पर हो पाएगी। सबसे पहले काम केन्या, घाना और मलावी में होगा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में, और क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा मलेरिया के केसेस निकल करके आते हैं। स्ट्रॉन्ग प्रिवेंशन और वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद ज़्यादा केसेस आते हैं, इसीलिए ये वैक्सीन रोल आउट करना अब ज़रूरी यहाँ पर हो गया है। तो अब ये काम यहाँ पर होगा। वैक्सीन याद रखिएगा WHO ने हाल ही में मंजूरी दी थी, एक साल भी नहीं हुआ है अभी। ओके, ये मिलेगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रीन एनर्जी। गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिया है ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन लिमिट। अगर आप बेसिकली कह सकते हैं कि ग्रीन एनर्जी का जनरेशन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत तो पड़ेगी। ओके, आपको बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, आपको ग्रीन एनर्जी बनाने के लिए भी तो एनर्जी की ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो अगर आप ग्रीन एनर्जी बनाना चाहते हैं तो आप को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और वो एनर्जी जो आपको चाहिए वो मिलती है ओपन एक्सेस से। ओके, तो मैं इसको समझाता हूँ कि गवर्नमेंट ने बेसिकली क्या हुआ है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली रिड्यूस कर दिया ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस ट्रांजैक्शन लिमिट। अगर आपको ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस चाहिए थी, ओके, ओपन एक्सेस अगर आपको यहाँ पर चाहिए थी ट्रांसमिशन लाइन की ग्रीन एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए, तो आपको पहले जो है वो 1 मेगावाट एनर्जी कम से कम कंज्यूम यहाँ पर करनी थी, लेकिन अब जो है वो उसको घटा करके 100 किलोवाट यहाँ पर कर दिया गया है। अगर आप इतना भी यहाँ पर यूज़ करते हो तब आप जो है वो ओपन एक्सेस यहाँ पर ले सकते हो। ओके, तो ये जस्ट एक न्यूज़ के रूप में उभर करके आया। कंज्यूमर जो ओपन एक्सेस चाहते हैं क्लीन एनर्जी सोर्सेज के लिए, उनको जो है वो मिनिमम पावर कंजम्पशन 1 मेगावाट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन अब इसको घटा करके 100 किलोवाट यहाँ पर कर दिया है। न्यू रूल्स, इससे जो है वो आपका ग्रीन एनर्जी का जनरेशन बढ़ेगा, उसकी परचेजिंग कंजम्पशन ग्रीन एनर्जी के बारे में बढ़ेगा, साथ ही साथ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स भी अच्छे यहाँ पर हो पाएंगे। पहले क्या था कि 1 मेगावाट खर्च नहीं कर पा रहे हैं तो आप जो है वो इसके लिए एक्सेस नहीं ले सकते, लेकिन अभी आपको एक्सेस यहाँ पर मिल जाएगी। ओके, तो ये चीज़ें आपको मिलेंगी। इसके बाद आगे बात करें, और गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है बेसिकली यहाँ पर जो यूनाइटेड नेशंस की परमानेंट फोरम है जिसका नाम है UN परमानेंट फोरम ऑन इंडिजीनियस इश्यूज़। ओके, तो ये जो है इसका फर्स्ट सेशन जो है UN के द्वारा प्रिपेयर किया गया, और यहाँ पर एक रिपोर्ट रिलीज हुई दैट इज कॉल्ड स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजीनियस पीपल। ओके, ये जो है वो रिपोर्ट के अंदर यही बताया गया कि इंडिजीनियस जो लोग हैं उनका क्या रोल यहाँ पर रहता है, और इंडिजीनियस जो लोग हैं उनकी कल्चर, उनके ट्रेडिशन, उनकी नॉलेज, उस सब को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ये सब ये इन्होंने यहाँ पर बताया, और इन्होंने ये भी यहाँ पर कहा कि उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सरकारें क्या क्या कर रही हैं। तो एग्जाम्पल लिया गया असम का। ओके, तो ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी।
इस सब के अलावा यहाँ एक पॉइंट भी लिखा गया था कि 2007 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अडॉप्ट किया था डिक्लेरेशन ऑन द राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल दैट इज कॉल्ड UNDRIP। ओके, और इसमें जो है वो इंडिजीनियस लोगों के राइट्स उनके बारे में लिखा गया है, कम्युनिटीज़ के बारे में लिखा गया है। ओके, कैसे हम उनके राइट और हेरिटेज को प्रिजर्व कर सकते हैं। ओके, लगभग 146 कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट किया हुआ है डिक्लेरेशन को, और रेस्पेक्ट भी करते हैं इन चीज़ों की। तो इंडिजीनियस कल्चर ऑफ इंडिया की बात इसके अंदर में की गई, और उन्होंने बताया कि इंडिया में काफ़ी भारी मात्रा में कल्चर का इंटीग्रेशन, यूनिफिकेशन, सिंथेसाइजेशन मिल जाएगा। वहाँ पर मैंगोलॉइड्स पाए जाते हैं, नेग्रोइड्स पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलॉइड्स हैं, नॉर्डिक्स हैं, इन सब का जो कल्चर है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। और इसी उपलक्ष्य में इन्होंने असम की सराहना की। इन्होंने कहा कि असम के अंदर में काफ़ी सारी जो ट्राइब्स हैं वो पाई जाती हैं, काफ़ी सब इंडिजीनियस लोग वहाँ पर पाए जाते हैं, अपनी एक रिच कल्चरल आइडेंटिटी असम की यहाँ पर है। और जो है वो बेसिकली, और इस चीज़ की हम असम के ऊपर बेसिकली सराहना करते हैं कि उन्होंने एक स्पेशल डिपार्टमेंट ट्राइबल और इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ के लिए बनाया, दैट इज़ कॉल्ड इंडिजीनियस एंड ट्राइबल फेथ एंड कल्चर डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट असम की सरकार ने बनाया है, और स्पेशल जो वर्क करेगा वो वर्क करेगा फॉर द प्रमोशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ट्राइबल हिस्ट्री एंड हेरिटेज। तो इस सब के लिए काम जो है वो यहाँ पर किया गया। तो असम के ऊपर ये सब बात यहाँ पर की गई। और जो आपके असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत विश्व शर्मा, उन्होंने 30 ट्राइबल कम्युनिटीज़ का रिप्रेजेंटेटिव भी वहाँ पर जो है वो उसको किया। ये सब वो 30 ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में डाटा यहाँ पर दिया गया है। आपको कुछ नहीं करना, स्लाइड को पोस्ट कीजिए और इसको यहाँ पर पढ़ दीजिए। स्लाइड को पोस्ट करके नहीं पढ़ना चाहते हैं तो इसकी PDF नीचे आपको मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके इनको पढ़िए। यहाँ पर आपको बहुत कुछ जो है वो मिल जाएगा, बोडो हैं, कार्बीज हैं, ये सब ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में मिलेगा। ऐसी ही एक स्लाइड ये भी है, इसको भी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। ओके, तो अलग अलग ट्राइबल कम्युनिटीज़ के बारे में जो है वो चीज़ों को दिखाया गया है, इसको यहाँ से आप जरूर से पढ़िएगा। ओके, क्योंकि मैं भी जस्ट इसको लाइन बाय लाइन पढ़ने वाला हूँ। उसके बाद आगे चलते हैं, और यहाँ पर WHO ने डिक्लेयर कर दिया है मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। मंकी पॉक्स को हाल ही में जो है वो डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन अभी बहुत सारी जो कम्युनिटीज़ वगैरह हैं सबके कहने पर ये काम किया गया। ओके, तो अब ये जो आपकी WHO के डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम, इन्होंने इस काम को यहाँ पर किया, और इसको जो है वो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न हाईएस्ट लेवल ऑफ अलर्ट सिस्टम होता है, ग्लोबल हेल्थ बॉडी जो एक इशू कर सकती है। इसमें आपका सिर्फ पोलियो और कोविड-19 ही अब तक इंक्लूड थे, लेकिन अब मंकी पॉक्स भी इसके अंदर में इंक्लूड कर दिया गया है। फ़ायदा क्या होता है कि एक डिजीज़ को अगर आप पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर देते हैं तो उस पर स्पेशल फोकस दिया जाता है। सारी की सारी कंट्रीज, सभी नेशंस उसके ऊपर फोकस करते हैं और उसको ख़त्म करने की पूरी तरीके से कोशिश करते हैं, जैसा कि आपने कोविड-19 में देखा, द सेम वे लाइक दिस। ओके, तो ये मिल जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं, लिखा हुआ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और कैसे एक इंटीग्रेट कर सकते हैं हम इनफॉर्मल सेक्टर को और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को सक्सेसफुल बना सकते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स के अंदर में इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स के बारे में डेफिनेशन दी गई है। इनफॉर्मल वेस्ट कलेक्टर्स वो होते हैं, ऐसे इंडिविजुअल्स हो सकते हैं, ऐसे एसोसिएशंस हो सकते हैं, या वेस्ट ट्रेडर्स हो सकते हैं, जो कि रिसाइक्लेबल मटेरियल को सॉर्टिंग करते हैं, सेल करते हैं, या उनकी परचेजिंग वगैरह करते हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 डिफाइन करते हैं एक वेस्ट पिकर को भी ऐसे पर्सन के रूप में जो कि इनफॉर्मली इस सेक्टर के अंदर एंगेज यहाँ पर है। ओके, तो ऐसा सब जो रूल है, उसके बाद एक केस स्टडी यहाँ पर दी गई थी, जो कि आपको बृहद बेंगलुरु महानगरम पालिका, ओके, तो इसके बारे में यहाँ पर बताती है। ओके, ये पहली नगर पालिका यहाँ पर बनी जो कि जो है वो आपका वेस्ट पिकर हैं या इनफॉर्मल सेक्टर के डीलर्स हैं, उनको रजिस्टर इन्होंने किया, और उनसे जो कचरा उन्होंने यहाँ पर उठाया उसको रिसाइकलेबल वगैरह यहाँ पर किया, यानी कि उनकी मदद यहाँ पर ली। तो इनफॉर्मल सेक्टर का इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को हासिल कर सकते हैं। ऐसा ही आपको मिलेगा कि पुणे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने साथ में मिलकर के एक इनिशिएटिव चलाया, डेट्स कॉल्ड स्वच्छ मॉडल। ओके, और इसमें जो है वो आपका इस तरीके से आप देखोगे कि इतना कचरा इनफॉर्मल सेक्टर से जो है वो इकट्ठा किया गया, या इनफॉर्मल सेक्टर के योगदान को देख करके ये सब काम यहाँ पर किया गया। ओके, तो इनफॉर्मल जो वेस्ट पिकर वगैरह थे उनकी मदद इस तरीके से यहाँ पर ली गई। आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट देख सकते हो कि कितना डाइवर्ट किया गया वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये जो है वो आपको पता होना चाहिए। तो ये हमारा ये पूरा हुआ। ओके, और ये लगभग जो है वो 28 तारीख तक के हैं। ओके, 28
जुलाई। ओके, तो 29, 30, 31 जुलाई के अगस्त में जो है वो कंप्लीट किए जाएंगे। और क्योंकि अभी उसके ऊपर और स्टडीज़ चल रही हैं, तो वो सब काम यहाँ पर चल रहा है अभी। फ़िलहाल आप लोग इतना देखो, ये सब यहाँ पर कंप्लीट हुआ और वीडियो कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।